टू माय चैनल। आज मैं आपके लिए एक ऐसी वीडियो लेकर आई हूँ जिससे आपकी ईवीएस की कंप्लीट प्रिपरेशन हो जाएगी, चाहे वो पेडागोजी पार्ट हो या एनसीईआरटी बुक की स्टोरीज में से निकाले हुए इंपॉर्टेंट नोट्स जिनमें से एग्जाम में क्वेश्चन आते हैं और वो क्वेश्चन किस फॉर्म में आते हैं ये भी डिस्कस किया गया है। सो लेट्स स्टार्ट। सबसे पहले हम एनसीएफ से स्टार्ट करते हैं जिससे रिलेटेड हर साल एग्जाम में क्वेश्चन आते हैं। एनसीएफ ने जो ऑब्जेक्टिव बताए ईवीएस को टीच करने के वो देखते हैं। First, to train children to locate and comprehend relationship between natural, social and cultural environment. इसका मतलब है कि बच्चे ये समझ पाए कि जिस नेचुरल इन्वायरमेंट में वो रहते हैं उसमें अलग अलग सोशल बैकग्राउंड और कल्चर के लोग एक साथ रहते हैं, तो इन तीनों इन्वायरमेंट में रिलेशनशिप समझ सके। सेकेंड, जॉयफुल एक्सप्लोरिंग द वर्ल्ड एंड हार्मोनाइजिंग विद इट, मतलब बच्चे अपने आसपास की दुनिया को जॉयफुल एक्सप्लोर करें, हर चीज को खुद फाइंड आउट करें, एक्सपेरिमेंट करें और उनके साथ हार्मोनाइज करें। थर्ड, नर्चर द क्यूरियोसिटी एंड क्रिएटिविटी ऑफ चिल्ड्रन टू एंगेज इन एक्सप्लोरेटरी एंड हैंड्स ऑन एक्टिविटीज। वही सेम बात है कि बच्चे की क्यूरियोसिटी को नर्चर करना होता है और क्रिएटिविटी को पॉलिश करना होता है और ज्यादा बढ़ाना होता है ताकि बच्चे में एक्सपेरिमेंटल स्किल्स डेवलप हो, वो हर चीज एक्सपेरिमेंट करके सीखे। एंड हैंड्स ऑन एक्टिविटीज मतलब खुद एक्टिविटीज करे और जिससे उसकी नॉलेज इंक्रीज हो। फोर्थ, एक्वायरिंग कॉग्निटिव एंड साइकोमोटर स्किल्स थ्रू ऑब्जर्वेशन, क्लासिफिकेशन एक्सेट्रा, मतलब जब बच्चा साइंटिफिक मेथड करेगा, मतलब ऑब्जर्व करेगा, क्लासिफाई करेगा, तो इससे उसकी कॉग्निटिव स्किल्स डेवलप होगी, मेंटल एबिलिटीज डेवलप होगी एंड साइकोमोटर स्किल्स। साइकोमोटर स्किल्स होती है वो स्किल्स जिसमें बच्चे की कुछ मूवमेंट इन्वॉल्व हो, उसमें कुछ उसने काम करना हो, जैसे जब बच्चा मॉडल बनाता है या पिक्चर ड्रॉ करता है ईवीएस से रिलेटेड या कुछ भी कलरिंग करता है जिसमें ईवीएस का से कुछ रिलेटेड हो, तो उससे बच्चे की साइकोमोटर स्किल्स एनहेंस होती है। नेक्स्ट, टू डेवलप बेसिक लैंग्वेज स्किल्स ऑफ चिल्ड्रन, ईवीएस का एक ऑब्जेक्टिव होता है कि बच्चे की लैंग्वेज स्किल्स को डेवलप करना, कि जब बच्चे आपस में डिस्कस करे ईवीएस के इश्यूज को तो उनकी लैंग्वेज स्किल्स एनहेंस होती है। Next, to be able to critically address gender issues and develop respect for human dignity and rights, मतलब बच्चे जेंडर इश्यूज को क्रिटिकली एड्रेस करें, वो समझ पाए कि हमारी सोसाइटी में क्या जेंडर इश्यूज चल रहे, मेल फीमेल के, एंड डेवलप करे रिस्पेक्ट फॉर ह्यूमन डिग्निटी एंड राइट, सबके लिए उसके दिल में इक्वल रिस्पेक्ट हो, ह्यूमन डिग्निटी को समझे। जैसे हमारी जो सोशल ग्रुप्स है उनमें कुछ लोअर ग्रुप्स है जिनको हम डिस्क्रिमिनेशन होते हैं हमारी सोसाइटी में, तो वो सब बच्चे डिस्क्रिमिनेशन के लिए सेंसिटाइज हो, वो समझ पाए कि ये सब कितना गलत है और उनके दिल में हर ह्यूमन बीइंग के लिए इक्वल रिस्पेक्ट डेवलप हो। अब हम देखते हैं इससे रिलेटेड सीटेट के एग्जाम में 2019 में किस टाइप से क्वेश्चन पूछा गया था। Which one of the following should not be the objective of teaching EVS at primary level as per NCF 2005? First, to nurture the curiosity and creativity of children, particularly in relation to natural environment. Second, to engage the child in exploratory and hands-on activities to acquire basic cognitive and psychomotor skills through observation, classification, etc. Third, to train children to locate and comprehend relationship between natural, social and cultural environment. Fourth, to develop precise quantitative skills among children थ्रू अंडरस्टैंडिंग ऑफ इन्वायरमेंटल इश्यूज। आपको समझ आ गया होगा कि जो ऊपर के तीनों पॉइंट्स है वो हमने अभी अभी डिस्कस करे एज ऑब्जेक्टिव ऑफ टीचिंग ईवीएस, बस जो फोर्थ वाला पॉइंट है वो हमने डिस्कस नहीं किया, यानी कि वो ऑब्जेक्टिव नहीं है ईवीएस को टीच करने का कि बच्चों के हमने क्वांटिटेटिव स्किल्स डेवलप करने से कोई लेना देना नहीं होता ईवीएस को टीच करने का, क्वांटिटेटिव होती है मैथमेटिकल स्किल्स, तो इससे हमने ये डेवलप कराने का ऑब्जेक्टिव नहीं होता। तो हमारा आंसर ऑप्शन नंबर 4। नेक्स्ट हम देखते हैं लर्निंग इंडिकेटर्स इन ईवीएस। लर्निंग इंडिकेटर क्या होते हैं? वो इंडिकेटर्स जिससे पता लगता है कि लर्निंग एक्चुअली में हो रही है। अब मान लो कि टीचर को बच्चे को पार्ट्स ऑफ द प्लांट पढ़ाने, तो इसमें जैसा कि मैंने पहले भी आपको बताया है कि टीचर कभी भी डायरेक्टली बच्चे को फैक्ट्स नहीं बताती, पार्ट्स ऑफ द प्लांट नहीं बताएगी, बल्कि वो बच्चों को कहेगी कि अपने स्कूल के गार्डन में अपना अपना खुद का एक प्लांट ग्रो करे और उसमें कुछ बच्चे प्रोसेस में इन्वॉल्व होंगे जिससे पता लगेगा कि उनकी लर्निंग कैसी रही। फर्स्ट है डिस्कशन, मतलब बच्चे डिस्कस करेंगे एक दूसरे के साथ कि प्लांट को कैसे ग्रो करना है। सेकेंड प्रेडिक्शन, अब वो प्रेडिक्ट करेंगे, जब वो प्लांट को ग्रो कर रहे होंगे तो वो प्रेडिक्ट करेंगे कि प्लांट की ग्रोथ कैसे होगी, कौन सा पार्ट पहले ग्रो करेगा, कौन सा पार्ट बाद में ग्रो करेगा, तो ये हो गई प्रेडिक्शन। थर्ड है ऑब्जर्वेशन, वो डेली ऑब्जर्व करेंगे प्लांट को ग्रो होते हुए।
फोर्थ एक्सप्रेशन, वो एक्सप्रेस करेंगे, मतलब कि उनके व्यूज को बताएंगे कि उनको कैसा लग रहा है कि प्लांट की ग्रोथ के बारे में उनके क्या विचार है, अपने व्यूज को एक्सप्रेस करेंगे। नेक्स्ट क्लासिफिकेशन, वो क्लासिफाई कर पाएंगे अलग अलग पार्ट्स ऑफ द प्लांट में। नेक्स्ट है क्वेश्चनिंग, एक दूसरे से वो क्वेश्चन करेंगे उनके प्लांट की ग्रोथ के बारे में। एंड नेक्स्ट है एनालिसिस इन्फरिंग, मतलब बच्चे एनालाइज करेंगे कि जो उनकी प्लांट की ग्रोथ है वो कैसे हुई, पार्ट्स जो प्लांट है वो कौन कौन से होते हैं, कब ग्रो करते हैं, ये सारी चीज़ें वो एनालाइज करेंगे, और जो उन्होंने प्रेडिक्शन करी थी वो सही भी थी या नहीं, ये भी एनालाइज करेंगे वो। नेक्स्ट है एक्सपेरिमेंटेशन, अब वो एक्सपेरिमेंट करेंगे, ठीक है, इन सब चीज़ में एक्सपेरिमेंटेशन तो है ही उनकी। नेक्स्ट है कंसर्न फॉर जस्टिस एंड इक्वालिटी, और इसमें वो जस्टिस रखेंगे, इक्वालिटी रखेंगे, सब बच्चों को इक्वल चांस देंगे बोलने का, डिस्कशन करने का। तो ये सब है लर्निंग इंडिकेटर्स इन ईवीएस, ये सब आपको अच्छे से याद करने पड़ेंगे क्योंकि इनमें से किसी भी इंडिकेटर से रिलेटेड एग्जाम में क्वेश्चन पूछ लिया जा सकता है। तो ये सारे इंडिकेटर्स आपको अच्छे से पता होने चाहिए कि कौन कौन से इंडिकेटर्स है ईवीएस लर्निंग में। अब इससे रिलेटेड क्वेश्चन 2015 में पूछा गया था सीटेट में, टीचिंग ऑफ ईवीएस शुड एनकरेज प्रोसेस स्किल्स विच आर कोर ऑफ इंक्वायरी बेस्ड हैंड्स ऑन लर्निंग, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट सच स्किल, मतलब इनमें से कौन सी ऐसी स्किल है जो प्रोसेस स्किल में नहीं आती। फर्स्ट डिटर्मिनेशन, सेकेंड इन्फरिंग, थर्ड ऑब्जर्वेशन, फोर्थ प्रेडिक्टिंग। अब हमने अभी अभी पढ़ा है कि बच्चे इन्फर करेंगे, एनालाइज करते, ऑब्जर्व करते, प्रेडिक्ट करते, बस डिटर्मिनेशन हमने नहीं पढ़ा, इसमें कहीं पे भी डिटर्मिनेशन नहीं है प्रोसेस स्किल में, तो यही हमारा आंसर है, ऑप्शन फर्स्ट डिटर्मिनेशन। नेक्स्ट हम देखते हैं साइंटिफिक मेथड। साइंटिफिक मेथड में क्या क्या आता है, अभी जो हमने ये सारे लर्निंग इंडिकेटर्स करे एक्चुअली साइंटिफिक मेथड का ही एक पार्ट है, जिसमें बच्चे ऑब्जर्वेशन करते हैं, मेकिंग हाइपोथेसिस होते हैं एजम्पशंस करते हैं, लुकिंग फॉर स्टेप्स, वो स्टेप्स देखते हैं कि कैसे उनके स्टेप्स रहे एक्सपेरिमेंटेशन की, डिड्यूसिंग कॉन्सिक्वेंसेस, वो कॉन्सिक्वेंसेस डिड्यूस करते हैं कि जो उनका एक्सपेरिमेंट रहा उसके क्या रिजल्ट आए, वेरिफिकेशन ऑफ थ्योरीज थ्रू एक्सपेरिमेंट, फिर जो उन्होंने थ्योरी बनाई उसको वेरीफाई करते हैं, जैसे जो हमारा एग्जाम्पल था पार्ट्स ऑफ द प्लांट का, उसमें उन्होंने कुछ थ्योरीज पे लास्ट में अराइव हुए होंगे वो, तो उनको वेरीफाई करेंगे कि जो उन्होंने थ्योरी बनाई कि ये पार्ट्स होते हैं प्लांट के वो सही भी थी या नहीं। नेक्स्ट अराइविंग एट प्रिंसिपल्स, थ्योरीज एंड लॉज, और फिर वो प्रिंसिपल्स पे अराइव हो जाते, फाइनली एक लॉ पे आ जाते हैं जो कि हमेशा फ्लेक्सिबल होते हैं। साइंस में बात हमेशा याद रखना, जो लॉज होते हैं वो हमेशा फ्लेक्सिबल होते हैं, मतलब चेंज आ सकते हैं उनमें, वो कभी भी रिजिड नहीं होते। नेक्स्ट वैलिडिटी ऑफ साइंस करिकुलम। अब साइंस करिकुलम की कुछ वैलिडिटी होती है जिसके बेसिस पे पता लगता है कि हाँ ये साइंस करिकुलम वैलिड है। अब उसमें सबसे पहले होती है कॉग्निटिव वैलिडिटी। कॉग्निटिव मीन्स मेंटल, तो नाम से पता लग रहा है कि इसमें ये वैलिडिटी होती है कि जो करिकुलम है वो बच्चे की मेंटल एज के अकॉर्डिंग एप्रोप्रिएट है भी या नहीं, बच्चे की विद इन रीच होना चाहिए, जो भी करिकुलम है बच्चे को पढ़ा रहे हो बच्चे की एज एप्रोप्रिएट होना चाहिए, बच्चे की मेंटल ग्रोथ के अकॉर्डिंग होना चाहिए। नेक्स्ट कंटेंट वैलिडिटी मीन्स जो कंटेंट है वो करेक्ट है या नहीं, जो भी कंटेंट हो करिकुलम का साइंस का वो हमेशा करेक्ट इन्फॉर्मेशन होनी चाहिए उसमें। देन प्रोसेस वैलिडिटी मीन्स जो भी साइंस करिकुलम होता है उसमें ऐसे प्रोसेस होने चाहिए जिसमें बच्चा एक्सपेरिमेंट करे, हैंड्स ऑन एक्टिविटीज करे, और उसका एक ऑब्जेक्टिव यही होता है कि उसमें बच्चा प्रोसेस स्किल्स में एंगेज हो। हिस्टोरिकल वैलिडिटी मीन्स बच्चा अप्रिशिएट कर पाए कि जो साइंटिफिक कॉन्सेप्ट है उन्होंने कैसे ग्रो किए ओवर द पीरियड ऑफ टाइम, हिस्ट्री से लेकर आज तक कितना चेंजेस आए, कैसे ग्रो किए साइंस के करिकुलम में। नेक्स्ट है इन्वायरमेंटल वैलिडिटी मीन्स अपना जो भी बच्चे ने सीखा उसको बच्चा लार्जर इन्वायरमेंट में प्लेस कर पाए, अपनी एक्चुअल लाइफ में उन सारी जो सीखी बातें उनको इम्प्लीमेंट कर पाए, इसे कहते हैं इन्वायरमेंटल वैलिडिटी। देन एथिकल वैलिडिटी मीन मतलब साइंस पढ़ के बच्चे के अंदर एथिकल मॉरल वैल्यूज डेवलप हो, जैसे इक्वालिटी हो, ह्यूमन डिग्निटी के लिए रिस्पेक्ट हो, ये सब वैल्यूज डेवलप हो। अब हम देखते हैं एनसीएफ के कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स जिनके एग्जाम में आने के पूरे चांसेस रहते हैं। साइंस शुड बी सीन एज इंस्ट्रूमेंट फॉर अचीविंग सोशल चेंज एंड रिड्यूस डिस्क्रिमिनेशन। साइंस जो होती है वो हमेशा एक इंस्ट्रूमेंट होती है सोशल चेंज लाने का और डिस्क्रिमिनेशन को कम करने का।
नेक्स्ट, रोड टू लर्निंग शुड बी डिस्करेज एंड इंक्वायरी स्किल्स शुड बी स्ट्रेंथन। साइंस का हमेशा ये बहुत बड़ा टारगेट होता है कि रोड टू लर्निंग को डिस्करेज करना, क्रैमिंग को बिल्कुल हटाना है कि बच्चे क्रैमिंग ना करें। रोड टू लर्निंग हमेशा डिस्करेज होती है और बच्चे को इंक्वायरी स्किल्स बच्चे की स्ट्रेंथन होते हैं कि बच्चा खुद इंक्वायर करे, एक्सपेरिमेंट करे और सारे साइंटिफिक फैक्ट को खुद फाइंड आउट करे। Extra co-curricular activities like science congress, science fairs should be used to promote creativity. Extra co-curricular activities भी होनी चाहिए, जैसे साइंस कांग्रेस हो गई, साइंस फेयर्स हो गई, जिससे बच्चे की क्रिएटिविटी एनहेंस हो। नेक्स्ट, नो ग्रेड्स, मार्क्स, पीरियोडिक टेस्ट एंड नो डिटेंशन पॉलिसी। ये तो आपको पता ही होगा कि प्राइमरी लेवल पे नो डिटेंशन पॉलिसी मतलब किसी भी बच्चे को फेल नहीं किया जा सकता। एडिशनल वर्कबुक्स, इंसाइक्लोपीडिया, टेक्स्ट बुक, ICT शुड बी यूज्ड। मतलब टेक्स्ट बुक्स के अलावा एडिशनल मटेरियल भी यूज होना चाहिए, जैसे वर्क बुक्स हो गई, ICT हो गई, कंप्यूटर बेस्ड लर्निंग हो गई, इंसाइक्लोपीडिया हो गई, ये सब भी यूज होनी चाहिए EVS को टीच करने के लिए। नेक्स्ट, करिकुलम फॉर क्लास फर्स्ट एंड सेकंड। इसमें हम देखेंगे कि फर्स्ट और सेकंड क्लास में EVS का करिकुलम कैसा है। EVS एक्सप्लेन्ड थ्रू लैंग्वेज एंड मैथमेटिक्स। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है कि फर्स्ट और सेकंड क्लास में EVS का कोई अलग सब्जेक्ट नहीं है, बल्कि बच्चों को लैंग्वेज और मैथ्स के थ्रू ही EVS को एक्सप्लेन किया जाता है। बच्चों को लैंग्वेज एंड मैथ्स इन दोनों सब्जेक्ट के थ्रू EVS को पढ़ाया जाता है। लैंग्वेज में क्या आ गई, हिंदी भी और इंग्लिश भी, एंड मैथमेटिक्स। तो बच्चों को लैंग्वेज एंड मैथमेटिक्स के थ्रू EVS को एक्सप्लेन किया जाता है। नेक्स्ट, जेंडर सेंसिटिव लैंग्वेज इज यूज्ड। मतलब ऐसी जेंडर सेंसिटिव लैंग्वेज यूज होनी चाहिए जिसमें गर्ल्स और बॉयज के लिए इक्वालिटी हो। नेक्स्ट, चिल्ड्रन एंगेज इन एक्टिविटीज टू अंडरस्टैंड इन्वायरमेंट थ्रू इलस्ट्रेशंस, डिस्कशंस एक्सेट्रा। मतलब बच्चे अपने इन्वायरमेंट को एक्टिविटीज के थ्रू समझे, डिस्कशंस करके, इलस्ट्रेशन से, स्टोरी से, इन सब चीजों से अपने इन्वायरमेंट को समझे। नेक्स्ट, करिकुलम फॉर क्लास 3rd to 5th। अब 3rd से 5th क्लास तक करिकुलम कैसा होना चाहिए। अब 3rd क्लास में EVS सब्जेक्ट इंट्रोड्यूस होता है बच्चों के लिए, और चिल्ड्रन सेंसिटाइज टू सोशल इश्यूज लाइक पॉवर्टी, कास्ट इनइक्वालिटी। इस एज में आके बच्चों को सेंसिटाइज किया जाता है सोशल इश्यूज को लेके, जैसे पॉवर्टी हो गई, कास्ट इनइक्वालिटी हो गई, इन सब इश्यूज को बच्चे डीपली समझ पाए, ऐसे स्टोरीज फॉर्म में दिया होता है। प्रॉब्लम सॉल्विंग, ड्रामेटाइजेशन, रोल प्ले, ऑडियो विजुअल मटेरियल, डिबेट एंड डिस्कशन, ये सब चीज़ें यूज होती है EVS को टीच करने के लिए, कि ड्रामेटाइजेशन का यूज होता है, रोल प्ले का, ऑडियो विजुअल मटेरियल जैसे टेप रिकॉर्डर्स हो गए, टेलीविजन हो गए, स्मार्ट क्लासेस हो गए, डिबेट्स हो गए, डिस्कशंस हो गए, इन सब चीज़ों का यूज किया जाता है बच्चों को टीच करने के लिए। और सबसे इफेक्टिव तो हमें पता ही है कि स्टोरीज होती है, बच्चों को EVS को पढ़ाने के लिए सबसे इफेक्टिव क्या होते हैं, स्टोरीज। Which one of the following is true with respect to EVS? ये क्वेश्चन आया था 2019 के CTET में कि इनमें से क्या ट्रू है EVS को लेके। फर्स्ट, EVS is a subject taught from class 1st to 5th. Second, for E classes 1st and 2nd, EVS is taught through language and mathematics. Third, for classes 2nd, 3rd and 4th, issues and concerns of EVS are taught through language and mathematics. Fourth, for classes 1st and 2nd, concerns and issues of EVS are taught through science and social science. इसका आंसर आपको अच्छे से पता ही है, आंसर है ऑप्शन नंबर 2nd, फॉर क्लासेस 1st and 2nd, EVS is taught through language and mathematics। एक यही स्टेटमेंट ट्रू है कि 1st और 2nd क्लास में EVS को लैंग्वेज और मैथमेटिक्स के थ्रू पढ़ाया जाता है। नेक्स्ट, अबाउट NCERT टेक्स्ट बुक। अब हम NCERT टेक्स्ट बुक के बारे में इंपॉर्टेंट चीज़ें पढ़ेंगे जिससे रिलेटेड एग्जाम में बार बार क्वेश्चन पूछा जाता है। Science and social science are integrated together as EVS because child looks at the environment in holistic manner। अब इससे रिलेटेड एक ही लाइन में से 2 क्वेश्चन निकल के आते हैं। पहला, कौन से 2 सब्जेक्ट को इंटीग्रेट किया गया है, साइंस एंड सोशल साइंस। यहाँ पे ध्यान से देखिए, सोशल साइंस है, सोशल स्टडीज नहीं है। सोशल स्टडीज में क्या आ जाता है, हिस्ट्री, सिविक्स, ज्योग्राफी, वो सब आ जाता है। एंड सोशल साइंस में क्या आ जाता है, उन्हीं सब चीज़ों के साथ इन्वायरमेंट का भी इश्यूज आ जाते हैं। जितना भी इन्वायरमेंटल इश्यूज है वो सब सोशल साइंस में कवर होते हैं। सोशल साइंस का मतलब होता है सोसाइटी की साइंस, साइंस ऑफ द सोसाइटी।
तो साइंस एंड सोशल साइंस को इंटीग्रेट किया गया एज अ वन सब्जेक्ट ईवीएस। क्यों इंटीग्रेट किया गया, इसका ही क्वेश्चन बन के आता है क्योंकि बच्चा इस उम्र में अपने इन्वायरमेंट को होलिस्टिक वे में देखता है, वो अलग अलग नहीं देखता। उसके लिए फूड, वाटर, एयर, ये सब अलग चीजें है ही नहीं, वो सब कुछ एक तरह से देखता है, अपने एक होलिस्टिक वे में देखता है, कंबाइंड वे में देखता है। उसके लिए सब कुछ उसके इन्वायरमेंट का पार्ट है, चाहे वो प्लांट्स हो, चाहे वो एयर हो, चाहे वो वाटर हो, सब कुछ उसके एक ही इन्वायरमेंट का ही पार्ट है। तो इसीलिए इंटीग्रेट किया गया साइंस एंड सोशल साइंस को। There are 6 themes for developing connected and interconnected understanding। अब ये क्वेश्चन भी आता है कि थीम्स क्यों डेवलप हुई, चैप्टर्स क्यों नहीं बने, ताकि बच्चे की जो भी अंडरस्टैंडिंग हो वो कनेक्टेड ही हो पाए, क्योंकि बच्चा होलिस्टिक वे में देखते अपने इन्वायरमेंट को, इसीलिए थीम्स को इंट्रोड्यूस किया ताकि बच्चा की जो भी अंडरस्टैंडिंग डेवलप करे वो सारी कनेक्टेड हो, इंटर रिलेटेड अंडरस्टैंडिंग हो। फर्स्ट है फैमिली एंड फ्रेंड्स। ये सारी थीम्स है जो कि आपको प्रॉपरली लर्न करनी पड़ेगी। कोई भी एग्जाम में ऐसे क्वेश्चन आ जाता है कि इनमें से कौन सी थीम नहीं है ईवीएस की या कौन सी थीम है, तो ये आपको अच्छे से लर्न होनी चाहिए। फैमिली एंड फ्रेंड्स, वाटर, ट्रैवल, फूड, शेल्टर, थिंग्स वी मेक एंड डू, तो ये हो गए 6 थीम्स ऑफ ईवीएस। अब हम 2016 का क्वेश्चन देखते हैं जो पूछा गया था एग्जाम में। एज पर एनसीएफ 2005 विच वन अमंग द फॉलोइंग इज अ थीम ऑफ ईवीएस। इनमें से कौन सी ईवीएस की थीम है? फर्स्ट सोलर सिस्टम, हमें पता है थीम नहीं है। सेकंड वेदर, ये भी नहीं है। थर्ड एनर्जी, ये भी नहीं है। फोर्थ फूड, ये हमारा करेक्ट आंसर है, फूड है थीम ऑफ द ईवीएस। Next question. In EVS, concepts and issues have been compartmentalized into science and social science. Why? वही सेम बात जो मैंने आपको अभी बताई थी कि क्वेश्चन बहुत बार आता है कि कंपार्टमेंटलाइज क्यों हुए साइंस एंड सोशल साइंस। अब ये 2019 की जुलाई में ही आया था क्वेश्चन। फर्स्ट, सिलेबस ऑफ EVS हैज बीन प्रिस्क्राइब्ड एज सच बाय CBSE। सेकेंड, द चाइल्ड लुक्स एट हिज एनवायरमेंट इन अ होलिस्टिक मैनर, जो कि हमारा आंसर है। थर्ड, इट इज गुड टीचिंग लर्निंग स्ट्रैटेजी। फोर्थ, इट इज फॉर डिक्रीजिंग सिलेबस लोड। तो इसका आंसर आपको अच्छे से समझ आ गया होगा कि बच्चा अपने इन्वायरमेंट को होलिस्टिक वे में देखता है, कंबाइंड वे में देखता है, इसीलिए एक ही सब्जेक्ट को बना, 2 सब्जेक्ट्स को एक में कन्वर्ट कर दिया गया है, साइंस एंड सोशल साइंस को ईवीएस में बना दिया गया। Next, stories and narratives are most important aid for learning because they act as a tool for sensitizing the child as they can easily empathize with characters in story। अब इसमें से भी बहुत इंपॉर्टेंट 2 क्वेश्चंस निकल के आते हैं। पहला सबसे इंपॉर्टेंट एड क्या है बच्चों की लर्निंग का, वो हो गए स्टोरीज एंड नैरेटिव्स, जो कि सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट एड है लर्निंग का। अब वो क्यों है इंपॉर्टेंट एड? क्योंकि बच्चा स्टोरी से इजीली सेंसिटाइज कर पाता है, वो स्टोरीज के करेक्टर्स में अपने आप को देख पाते हैं, वो अपने आप को फील कर पाते हैं उन करेक्टर्स में, और इसीलिए उसकी इसी सेंसिटिविटी के कारण वो कॉन्सेप्ट को बहुत अच्छे से समझ पाते हैं। तो इसीलिए ज्यादा से ज्यादा स्टोरीज एंड नैरेटिव्स का यूज होता है। अगर आपने एनसीईआरटी की टेक्स्ट बुक भी पढ़ी होगी तो आपने देखा होगा कि पूरी तीनों ही क्लासेस की टेक्स्ट बुक में 3rd, 4th और 5th की सारा कंटेंट स्टोरीज फॉर्म में ही दिया गया है। तो इन्हीं स्टोरीज में से नोट्स निकालना हमारा काम है, लेकिन जो स्टोरीज है वो बच्चों के लिए, ताकि बच्चे इजीली अच्छे से लर्न कर पाए। Second, textbook is one of the many aids TLM used by teacher to provide learning opportunities and it should discourage rote learning। अब ये भी एक इम्पोर्टेंट क्वेश्चन निकल के आता है कि क्या टेक्स्ट बुक पे पूरी तरह से टीचर रिलाई कर सकती है? नो, टेक्स्ट बुक वन है अमंग द मेनी TLM, वो एक है कि TLM यूज कर सकती है टीचर, बट उसी पे पूरी तरह से रिलाई नहीं किया जा सकता, और टेक्स्ट बुक हमेशा ऐसी होनी चाहिए जिससे रोट लर्निंग डिस्करेज हो। चिल्ड्रंस लाइफ एट स्कूल मस्ट बी लिंक टू लाइफ आउटसाइड स्कूल। बच्चों की जो स्कूल की लाइफ है उसका लिंक होना चाहिए लाइफ आउटसाइड द स्कूल, मतलब जो बच्चा क्लास में पढ़े उसको बच्चा अपने इन्वायरमेंट में, क्लासरूम के बाहर रिलेट कर पाए। चाइल्ड सेंटर्ड सिस्टम ऑफ एजुकेशन एज आउटलाइंड इन NPE 1986। तो चाइल्ड सेंटर्ड एजुकेशन सिस्टम होना चाहिए नेशनल पॉलिसी ऑफ एजुकेशन के अकॉर्डिंग। अब हम क्वेश्चन देखते हैं जो कि 2019 में आया था इससे रिलेटेड। द मोस्ट इफेक्टिव स्ट्रैटेजी टू एंगेज लर्नर्स इन EVS इज, सबसे इंपॉर्टेंट स्ट्रैटेजी क्या है? फर्स्ट नैरेटिव, सेकंड रीडिंग ऑफ टेक्स्ट बुक, थर्ड एक्सप्लेनेशन बाय टीचर, फोर्थ क्लासरूम डेमोन्स्ट्रेशन। तो मैंने अभी आपको बताया कि अगर कोई भी आपसे पूछे कि सबसे मोस्ट इफेक्टिव स्ट्रैटेजी क्या है, तो वो हमेशा नैरेटिव्स एंड स्टोरीज ही रहेगी। स्टोरीज एंड नैरेटिव्स एक ही बात होती है, और वही सबसे इफेक्टिव स्ट्रैटेजी होती है EVS को लर्न करने की। Next question, the content in EVS textbooks should
Avoid description and definitions, discourage rote learning, provide opportunities to the child to question and explore, give only written information to child. इधर ये 2016 में जो क्वेश्चन आया है इसमें हमें ए ऑप्शन भी बिल्कुल सही दिखाई दे रही है, बी ऑप्शन भी बिल्कुल करेक्ट है एंड सी ऑप्शन भी बिल्कुल करेक्ट है. तो इसका आंसर भी यही होगा जिसमें तीनों ऑप्शन ही यूज हो. थर्ड ऑप्शन है इसका आंसर ऑप्शन ए, बी एंड सी. अब हम पढ़ेंगे सीसीई. सीसीई से रिलेटेड ज्यादा क्वेश्चन नहीं आता एग्जाम में, बट एक बेसिक आइडिया आपको होना चाहिए कि सीसीई है क्या. सीसीई में 3 पार्ट्स होते हैं. कॉन्टिन्यूस कॉम्प्रिहेंसिव इवैल्यूएशन. कॉन्टिन्यूस मीन्स रेगुलर चलते रहना चाहिए इवैल्यूएशन, बच्चे का पूरा साल चलते रहना चाहिए. क्लासरूम की हर एक्टिविटी के थ्रू बच्चे का असेसमेंट होना चाहिए. नेक्स्ट है कॉम्प्रिहेंसिव, मतलब सिर्फ पढ़ाई को ही ना देखे वो असेसमेंट, बच्चे के ऑल ओवर डेवलपमेंट एंड ग्रोथ को देखे. उसमें बच्चे का मेंटल एस्पेक्ट भी आ गए, इमोशनल एस्पेक्ट भी आ गए, फिजिकल एस्पेक्ट भी आ गए. एंड देन है इवैल्यूएशन, मतलब बहुत सारे वेराइटी ऑफ टूल्स एंड टेक्निक्स यूज हो, सिर्फ एक ही एग्जाम पे फोकस ना हो, अलग अलग टूल्स एंड टेक्निक्स का यूज हो बच्चे को इवैल्यूएट करने के लिए. नेक्स्ट हम देखते हैं 3 इंपॉर्टेंट चीजें असेसमेंट से रिलेटेड. पहले असेसमेंट एज लर्निंग. असेसमेंट एज लर्निंग, नाम से ही पता लग रहा है कि असेसमेंट ही लर्निंग बन जाए. असेसमेंट और लर्निंग में कोई फर्क ही ना रहे, असेसमेंट जो कि लर्निंग ही हो. तो ये होती है सेल्फ असेसमेंट. मान लो बच्चे ने कुछ लर्न किया, कोई भी चीज समझी, उसके बाद उसने अपना खुद का टेस्ट लिया, अपना खुद का असेसमेंट किया, एग्जाम लिया, जिससे उसको पता लग गया कि उसको चीज समझ आई है या नहीं आई. तो ये उसमें क्या होता है, सेल्फ असेसमेंट. असेसमेंट एज लर्निंग में क्या होता है, सेल्फ असेसमेंट, जिसमें बच्चा अपना खुद का असेसमेंट करता है, खुद का टेस्ट लेता है ये चीज समझने के लिए कि उसको चीजें कितनी लेवल पे समझ आई है. देन असेसमेंट फॉर लर्निंग. असेसमेंट लर्निंग करने के लिए, ये है फॉर्मेटिव असेसमेंट, मतलब बच्चे की लर्निंग और अच्छी कराने के लिए असेसमेंट लिया जाता है. जैसे बच्चे को कोई चीज टॉपिक पढ़ा दिया गया, उसके बाद उसमें से बच्चे को एमसीक्यू टाइप क्वेश्चंस पूछ लिए गए, या कोई भी ऐसे इनएक्ट करने को बोला प्ले, और इसमें बच्चे का फॉर्मेटिव असेसमेंट हो गया, जिसमें बच्चा कैसे बोल रहा है, अपने व्यूज को कैसे एक्सप्रेस कर रहा है, और इससे ये भी समझ आ जाएगा कि बच्चे की लर्निंग कितने अच्छे से हो पाई है. तो ये इसमें होता है फॉर्मेटिव असेसमेंट. देन है असेसमेंट ऑफ लर्निंग. ये लर्निंग का असेसमेंट, मतलब बच्चे ने कितना पढ़ा उसका मूल्यांकन, कि बच्चे ने कितना समझा, ये होता है समेटिव असेसमेंट. ये साल में 2 बार ही लिया जाता है बच्चों का, पूरा कॉन्सेप्ट पढ़ाने के बाद लिया जाता है. फॉर्मेटिव और समेटिव असेसमेंट में यही फर्क है कि फॉर्मेटिव असेसमेंट बीच बीच में लिया जाता है, कोई भी कॉन्सेप्ट पढ़ाने के बीच में फॉर्मेटिव असेसमेंट ही लेते हैं, देखने के लिए कि बच्चे को कितना समझ आ रहा है और कितने बातें नहीं समझ आ पाई. अपनी लर्निंग के बीच में फॉर्मेटिव असेसमेंट ही लेते हैं, एंड समेटिव असेसमेंट लर्निंग की एंड में लेते हैं, जब सारी लर्निंग हो जाती है उसके बाद लेते हैं समेटिव असेसमेंट. इस साल में 2 बार ही होता है. नेक्स्ट इससे रिलेटेड क्वेश्चन देखते हैं जो कि 2019 में आया था. इन ईवीएस टीचर्स शुड प्रोवाइड अपॉर्चुनिटीज टू चिल्ड्रन टू असेस देमसेल्फ. सेल्फ असेसमेंट इज, सेल्फ असेसमेंट क्या है, असेसमेंट एज लर्निंग. इधर तुम्हें ऑप्शंस भी देखने की जरूरत नहीं है, हमें उसी टाइम पता है सेल्फ असेसमेंट के नाम से ही कि सेल्फ असेसमेंट होता है अपना खुद का असेसमेंट करना, और ये होता है असेसमेंट एज लर्निंग, के असेसमेंट ही लर्निंग बन जाए. तो ये होते हैं सेल्फ असेसमेंट. ऑप्शन नंबर 2 हमारा आंसर है. अब हम देखते हैं टूल्स ऑफ फॉर्मेटिव असेसमेंट इन ईवीएस. अब फॉर्मेटिव असेसमेंट कंडक्ट करने के लिए ईवीएस में टीचर कौन कौन से टूल्स का यूज करती है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है. पहला आ गया रेटिंग स्केल. रेटिंग स्केल में क्या हो गया कि टीचर बच्चे की जो भी एबिलिटीज देखी उसने क्लास में, कि बच्चा मान लो उसका ईवीएस में इंटरेस्ट है या नहीं, वो ऑब्जर्वेशन बहुत अच्छे से कर रहा है या नहीं, एक्सपेरिमेंट में कितना अपना इंटरेस्ट शो कर रहा है, कितने एक्सपेरिमेंट्स में पार्टिसिपेट कर रहा है, तो उन सबको लेके एक रेटिंग स्केल बनाती है. मतलब टीचर एक ने 5 लिस्ट बना दी कि ये पॉइंट्स बना दे कि गुड, एवरेज या वेरी गुड, गुड,
एवरेज, पुअर, वेरी पुअर, ऐसे 5 पॉइंट्स बना दिए और उसमें बच्चे को टीचर एसेस करती है कि बच्चा अगर अच्छा कर रहा है ईवीएस में परफॉर्म तो वो कितना अच्छा कर रहा है, वेरी गुड है या एक्सीलेंट है या आउटस्टैंडिंग है, बच्चा कितना अच्छा कर रहा है, उससे रिलेटेड टीचर बच्चे को फीडबैक प्रोवाइड करती है। तो रेटिंग स्केल में क्या होता है, बच्चे को पता लग पाता है कि अगर वो किसी सब्जेक्ट में अच्छा है तो वो कितना अच्छा है, किस लेवल पे उसकी क्वालिटी है लर्निंग की, तो ये पता लग पाता है रेटिंग स्केल से एग्जैक्टली। देन आ गया पोर्टफोलियो। पोर्टफोलियो होते हैं कलेक्शन ऑफ द स्टूडेंट वर्क। ये टीचर करती है, जो भी बच्चा जब क्लास का फर्स्ट डे शुरू होता है तब से टीचर बच्चे के सारे रिकॉर्ड्स का, सारा वर्क का कलेक्शन करती है। ये जितना भी बच्चा मान लो कोई भी एक्टिविटी में पार्टिसिपेट कर रहा है या कोई भी मॉडल बना रहा है, प्रोजेक्ट बना रहा है, उन सारे वर्क्स को बच्चे के कलेक्ट करती है टीचर और इसको कहते हैं पोर्टफोलियो। और जब तक हमारी पूरी टीचिंग लर्निंग प्रोसेस एंड होता है तब तक उस सारे जो बच्चे के मटेरियल है उसको संभाल के रखते हैं टीचर और एंड में उसको डिस्प्ले करते हैं, जिससे बच्चे को अपनी ग्रोथ के बारे में पता लग पाता है। तो ये होता है पोर्टफोलियो। देन एनीडोटल रिकॉर्ड। एनीडोटल रिकॉर्ड क्या होता है, कोई भी एक इंसिडेंट दे दिया जाता है बच्चे को, कोई भी एक इवेंट होता है और उसमें बच्चे कैसा रिएक्ट कर रहे हैं, तो उसे कहते हैं एनीडोटल रिकॉर्ड, कि किसी पर्टिकुलर इंसिडेंट में, किसी पर्टिकुलर इवेंट में बच्चे ने कैसा बिहेव किया, कैसे रिएक्ट किया, और इससे बच्चे की ऑब्जर्वेशन टीचर करती है। देन हो गया चेकलिस्ट। चेकलिस्ट में क्या होता है, एक लिस्ट की तरह होती है जिसमें बहुत सारे चीज़ें लिखी होती है। जैसे आप एग्जाम्पल के तौर पे ले लो कि मार्केट जाते हैं तो हम एक लिस्ट बना के लेके जाते हैं अक्सर करके सामान की, जो बहुत सारा सामान होता है कि हमें ये सामान लेना है, तो वैसे ही चेकलिस्ट होती है कि टीचर बच्चे को, एक सब्जेक्ट है ईवीएस, उससे रिलेटेड बहुत सारी चीज़ें उसने लिख ली कि बच्चे का ईवीएस में इंटरेस्ट है या नहीं, बच्चा कैसा क्लास में पार्टिसिपेट कर रहा है, कैसे आंसर्स दे रहा है, कैसे दूसरे से बात कर रहा है, तो उस पर टिक और क्रॉस करती गई टीचर कि बच्चे का इंटरेस्ट है, टिक या क्रॉस, है या नहीं है, बच्चा आंसर्स दे रहे, राइट या क्रॉस, बच्चा दे रहे या नहीं दे रहा आंसर। तो रेटिंग स्केल और चेकलिस्ट में यही डिफरेंस होता है कि चेकलिस्ट में हमें सिर्फ हाँ या ना का जवाब मिलता है कि बच्चा ये काम कर रहे या नहीं करा, ईवीएस में इंटरेस्ट है या नहीं है। और रेटिंग स्केल में हमें लेवल का पता लग पाता है कि अगर इंटरेस्ट है तो कितना इंटरेस्ट है, कि गुड है या वेरी गुड है या आउटस्टैंडिंग है, कितने लेवल पे इंटरेस्ट है, उसकी क्वालिटी का पता लग पाता है। तो यही फर्क होता है चेकलिस्ट में और रेटिंग स्केल में, कि उसमें क्वालिटी का भी पता लग पाता है रेटिंग स्केल में, और चेकलिस्ट में सिर्फ यस और नो टाइप में हमें आंसर मिलता है, क्वालिटी का पता नहीं लग पाता। अब हम देखते हैं इससे रिलेटेड 2019 में क्या क्वेश्चन आया था। Which of the following is not a tool for formative assessment of learning in EVS? इनमें से कौन सा फॉर्मेटिव असेसमेंट का टूल नहीं है? पहला पोर्टफोलियो, सेकंड रेटिंग स्केल, थर्ड एनीडोटल रिकॉर्ड, फोर्थ एनुअल अचीवमेंट टेस्ट। हमें आंसर के ऑप्शन से ही पता लग गया कि हमारा आंसर ऑप्शन नंबर 4 एनुअल अचीवमेंट टेस्ट, जो कि हमारा टूल नहीं है फॉर्मेटिव असेसमेंट का। अब हम देखते हैं क्लास 3 के एनसीईआरटी के नोट्स, जिनमें से एग्जाम में क्वेश्चंस आते हैं, और मैंने वही इंपॉर्टेंट नोट्स आपके लिए कलेक्ट करे जिनमें एग्जाम में आने के पूरे चांसेस रहते हैं। आप चाहो तो इनके एक रजिस्टर में नोट्स भी बना सकते हो, या अगर आप वीडियो को 3-4 बार देखोगे तो आपको ऑटोमेटिकली लर्न भी हो जाएंगे सारे नोट्स। पहला, द आर्टिस्ट विष्णु चिंचालकर, इंदौर, मध्य प्रदेश, मेड ब्यूटीफुल पिक्चर्स यूजिंग ड्राई लीव्स। तो अगर ये क्वेश्चन आता है कि किसने ड्राई लीव्स को यूज करके पिक्चर्स ड्रॉ करी है, तो इसका आंसर है आर्टिस्ट विष्णु चिंचालकर फ्रॉम इंदौर, मध्य प्रदेश। फूड ऑफ डिफरेंट प्लेसेस। अब हम देखते हैं अलग अलग प्लेसेस के फेमस फूड। फर्स्ट हो गया हांगकांग। हांगकांग का फेमस क्या है? स्नेक्स। सेकंड कश्मीर, फिश कुक्ड इन मस्टर्ड ऑयल। कश्मीर में क्या लोग खाते हैं? फिश मस्टर्ड ऑयल में कुक हुई। थर्ड गोवा। गोवा में लोग क्या खाते हैं? वही फिश खाते हैं, बस कोकोनट ऑयल में कुक हुए खाते हैं, मतलब ऑयल का डिफरेंस आ गया। कश्मीर में मस्टर्ड ऑयल एंड गोवा में कोकोनट ऑयल। देन केरला, बॉइल्ड टैपियोका विद करी मेड यूजिंग एनी कोकोनट।
अब टैपियोका क्या होता है? टैपियोका होता है साबूदाना, है जो आप में से बहुत लोग खाते होंगे। तो केरला में वही फेमस फूड है कि बॉईल करके टैपियोका खाते हैं कोकोनट की करी के साथ। टैपियोका अंडरग्राउंड ग्रो होता है और कोकोनट ग्रो होता है टॉल ट्रीज पे। श्रीनगर कहवा, श्रीनगर में क्या फेमस फूड है? कहवा। अब इससे रिलेटेड एग्जाम में क्या क्वेश्चन आया था 2019 के? कॉलम 1 में अलग अलग प्लेसेस दी हुई है एंड कॉलम 2 में वहाँ के फेमस फूड दिए हुए, तो आपको क्वेश्चन में दोनों को मैचिंग करना आ सकता है। नेक्स्ट हम देखते हैं अलग अलग प्लेसेस के बारे में। मेट्रो इन दिल्ली गोज थ्रू एन अंडरग्राउंड टनल। इन केरला देयर इज वाटर एवरीवेयर विद मेनी रिवर एंड लार्ज फ्रेश वाटर लेक्स। केरला में बहुत ज्यादा वाटर है, हर जगह रिवर्स एंड फ्रेश वाटर लेक्स है। In Shimla, there are zigzag roads on high mountains. Horse riding is famous in Shimla. तो ये क्वेश्चन इस टाइप से आ सकते हैं कि शिमला में क्या फेमस है? हॉर्स राइडिंग। इन विलेजेस पीपल ट्रैवल ऑन बुलेट कार्ट। नेक्स्ट हम देखते हैं अलग अलग स्टेट के हाउसेस कैसे होते हैं। असम, हाउसेस आर मेड 10-12 feet above the ground. They are made on strong bamboo pillars and inside of house is made of wood because it rains heavily there. तो क्योंकि असम में बारिश बहुत ज़्यादा होती है, इसीलिए असम के जो अंदर के हाउस है वो वुड से बने होते हैं और बाहर से बैम्बू पिलर्स पे हाउसेस बने होते हैं एंड वो ग्राउंड से 10-12 फीट ऊपर की ऊंचाई पे बने होते हैं। ओके, देन हम देखते हैं मनाली। मनाली इज अ हिली एरिया एंड इट रेन्स हेविली, सो हाउसेज आर मेड ऑफ वुड और स्टोन। तो असम की ही तरह मनाली में भी बहुत ज़्यादा रेन्स होती है, इसीलिए वहाँ के जो हाउस है वो बने होते हैं वुड से या स्टोन से। Delhi, high buildings. Rajasthan, mud houses due to scarce rainfall. Roof are made of thorny bushes. ये अच्छे से क्लियर है कि राजस्थान में बहुत ज़्यादा कम बारिश होती है, इसीलिए वहाँ के जो हाउसेज होते हैं वो मड से बने होते हैं और रूफ बनी होती है थॉर्नी बुशेस से। नेक्स्ट हम देखते हैं उन प्लांट्स की रूट जिनको हम एज अ फूड खाते हैं। रेडिश, पोटैटो, कैरेट एंड बीटरूट। ये चार अच्छे से आपको याद होने चाहिए, चारों रूट्स जिनको हम एज ए फूड ईट करते हैं। रेडिश, पोटैटो, कैरेट एंड बीटरूट। अब इससे रिलेटेड क्वेश्चन हम देखते हैं 2019 के दिसंबर में कैसे आया था। विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज अ ग्रुप ऑफ फ्रूट्स? बीटरूट, पोटैटो, जिंजर, कैरेट, टर्मरिक, जिंजर, स्वीट पोटैटो, रेडिश, टर्मरिक, कैरेट, बीटरूट, रेडिश। तो हमने अभी अभी पढ़े कि कैरेट, बीटरूट, रेडिश ये तीनों ही रूट्स है जिनको हम एज अ फूड ईट करते हैं। तो हमारा आंसर ऑप्शन नंबर 4 कैरेट, बीटरूट, रेडिश। नेक्स्ट हम देखते हैं अदर फैक्ट्स। अ स्पेशल वे ऑफ रीडिंग एंड राइटिंग फॉर पीपल हु कैन नॉट सी इज कॉल्ड ब्रेल। ये जो लोग देख नहीं सकते उनके लिए स्पेशल वे बना है रीडिंग एंड राइटिंग का, जिसको हम कहते हैं ब्रेल। ब्रेल स्क्रिप्ट वॉज फाउंडेड बाय लुइस ब्रेल। इसको फाउंड किसने किया था? लुइस ब्रेल। क्ले पॉट्स कैन बी मेड स्ट्रॉन्गर बाय बेकिंग देम इन फायर। क्ले पॉट्स को स्ट्रॉन्गर बनाए जा सकते हैं फायर में बेक करके। अब हम बर्ड्स के बारे में देखते हैं। माइना मूव्स हर नेक बैक एंड फोर्थ विद अ जग। जो माइना बर्ड होती है वो अपनी नेक बैक एंड फोर्थ मूव कर सकती है जग के साथ। आउल कैन रोटेट इट्स नेक टू बैकवर्ड्स टू अ लार्ज एक्सटेंट। और जो आउल होता है वो अपनी नेक पीछे की ओर बैकवर्ड्स रोटेट कर सकता है बहुत लार्ज एक्सटेंट तक। फेदर्स ऑफ बर्ड हेल्प देम टू फ्लाई एंड कीप देम वार्म टू। जो बर्ड्स के फेदर होते हैं उनको फ्लाई करने में हेल्प करते हैं और उनको वार्म रखने में भी हेल्प करते हैं। तो माइना और आउल इन दोनों के बारे में अच्छे से आपको याद हो गया होगा कि जो माइना होती है अपनी नेक बैक एंड फोर्थ मूव करती है और जो आउल होता है वो अपनी नेक बैकवर्ड्स रोटेट कर सकते हैं लार्ज एक्सटेंट तक। अब इससे रिलेटेड क्वेश्चन देखते हैं कैसे आ सकते हैं। विच वन ऑफ द फॉलोइंग बर्ड स्पीशीज मूव इट्स नेक बैक एंड फोर्थ विद अ जग। तो हमें पता है हमारा आंसर है ऑप्शन नंबर 4 माइना, जो अपनी नेक बैक एंड फोर्थ मूव कर सकती है जग के साथ। अब हम देखते हैं क्लास 4 के एनसीईआरटी में से इंपॉर्टेंट पॉइंट्स। सबसे पहले है बर्ड्स के बारे में चैप्टर में। A bird has tiny holes on both sides of head and generally they are covered with feathers which help the bird to hear. जो बर्ड होती है उसके टाइनी होल्स होते हैं हेड की दोनों साइड्स में जो कि फेदर से कवर होते हैं एंड वो हेल्प करते हैं बर्ड को सुनने में। Those animals whose ears we can see have hairs on their body and they give birth to young ones. अब ये एक फैक्ट है कि जिन एनिमल्स के हमें ईयर्स दिख सकते हैं, कान दिखते हैं, उन्हीं की ही बॉडी पे हेयर्स होते हैं एंड वो बर्थ देते हैं यंग वंस को।
Those animals that do not have ears on outside do not have hairs on the body and they lay eggs. Example birds. मतलब जो एनिमल्स जिनके ईयर्स नहीं होते बाहर से दिखने में, उनके हेयर्स भी नहीं होते बॉडी पे एंड वो डायरेक्टली यंग वंस को बर्थ नहीं देते बल्कि वो एग्स ले करते हैं, जैसे कि बर्ड्स। नेक्स्ट हम देखते हैं एलिफेंट के बारे में। इससे रिलेटेड बहुत बारी क्वेश्चन आ चुके एग्जाम में, तो इसको बहुत ध्यान से समझना। An adult elephant can eat more than 100 kilograms of leaves and twigs in one day. एक दिन में एक एडल्ट एलिफेंट 100 kg से भी ज्यादा लीव्स एंड ट्विग्स खा सकता है। एलिफेंट्स डू नॉट रेस्ट वेरी मच, बहुत ज्यादा रेस्ट नहीं करते एलिफेंट। दे स्लीप फॉर ओनली 2 to 4 hours in a day, और सोते भी सिर्फ पूरे दिन में 2 या 4 घंटे ही है। एलिफेंट प्ले विद मड एंड वाटर एंड मड कीप्स देयर स्किन कूल। जो एलिफेंट है वो किसके साथ खेलते हैं? मड एंड वाटर के साथ, और जो मड है वो उनकी स्किन को कूल रखने में हेल्प करते हैं। An elephant herd has only female and female elephants. A herd may have 10 to 12 elephants and the oldest female is the leader of the herd. अब जो एलिफेंट्स का हर्ड है उसमें सिर्फ फीमेल एलिफेंट्स होते हैं या फिर बच्चे हो सकते हैं एलिफेंट्स के, कोई भी मेल एलिफेंट उस हर्ड में नहीं होता। और एक हर्ड में कितने एलिफेंट्स होते हैं? 10 से 12, और जो सबसे ओल्डेस्ट फीमेल होती है वो होती है लीडर ऑफ द हर्ड। ये सारे पॉइंट्स अच्छे से क्लियर है आपको। अब नेक्स्ट हम देखते हैं इससे रिलेटेड क्वेश्चन जो कि फरवरी 2014 में आया था सीटेट के एग्जाम में। सिलेक्ट ट्रू स्टेटमेंट्स फ्रॉम द फॉलोइंग। एलिफेंट्स लव टू प्ले विद मडी वाटर एज इट कीप्स देयर स्किन कूल। बिल्कुल सही, हमने अभी भी पढ़ा कि मड एंड वाटर के साथ खेलते अपनी स्किन को कूल रखते हैं। मोस्ट एलिफेंट्स लाइक टू टेक रेस्ट एंड स्लीप नियरली 10 hours a day। एलिफेंट्स रेस्ट लेना पसंद करते और 10 घंटे सोते हैं? नहीं, बिल्कुल भी नहीं, एलिफेंट्स रेस्ट नहीं करते, तो ये तो ऑप्शन गलत है। सी, अ 3-month-old elephant weighs about 200 kg। ये भी गलत है। मोस्ट एडल्ट एलिफेंट्स ईट अबाउट 100 kg ऑफ लीव्स ट्विग्स इन वन डे। जो एडल्ट एलिफेंट्स है वो 100 kg लीव्स खा लेते हैं वन डे में, बिल्कुल सही है। तो इसके करेक्ट ऑप्शन क्या है? फर्स्ट वाली एंड फोर्थ वाली। तो हमारी ऑप्शन सेकंड राइट है बिल्कुल, जिसमें फर्स्ट एंड फोर्थ दोनों है, तो इसका आंसर ऑप्शन नंबर सेकंड। नेक्स्ट हम देखते हैं खिजादी विलेज के बारे में। खिजादी विलेज इज नियर जोधपुर इन राजस्थान। जोधपुर में के पास है ये राजस्थान में। द विलेज गॉट इट्स नेम बिकॉज खिजाती ट्रीज ग्रो हेयर। पीपल ऑफ दिस एरिया आर कॉल्ड बिश्नोईज। जो खिजाती विलेज उसको उसका नाम खिजाती क्यों पड़ा? क्योंकि वहां पे खिजाती ट्रीज ग्रो करते हैं, और यहाँ के लोगों को क्या बुलाते हैं? बिश्नोईज। द खिजादी ट्री इज फाउंड मेनली इन डेजर्ट एरिया। It can grow without much water. Its bark is used for making medicine. People cook and eat its fruits. अब जो खिजाती ट्री है वो ज्यादातर डेजर्ट एरिया में मिलता है, और क्योंकि बिना पानी के भी ग्रो करते हैं ट्री, और जो इसकी बाक है वो मेडिसिन बनाने के काम आती है एंड इसके फ्रूट्स लोग खाते हैं, कुक एंड ईट करते हैं। इज दैट क्लियर? नेक्स्ट हम देखते हैं कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट्स। गर्ल स्टार इज अ प्रोजेक्ट विच टेल्स एक्स्ट्राऑर्डिनरी टेल्स ऑफ ऑर्डिनरी गर्ल्स who have changed their life by going to school। जो गर्ल स्टार एक प्रोजेक्ट है जो ऑर्डिनरी गर्ल्स के एक्स्ट्राऑर्डिनरी टेल्स के बारे में बताता है। राइट टू एजुकेशन एक्ट 2002 प्रोवाइड फ्री एंड कंपल्सरी एजुकेशन टू ऑल चिल्ड्रन इन एज ग्रुप ऑफ 6 to 14 years। राइट टू एजुकेशन एक्ट, इसको अच्छे से याद कर लेना। ये फ्री एंड कंपल्सरी एजुकेशन प्रोवाइड करते हैं सारे बच्चों को 6 से 14 साल तक की उम्र में। Lychee trees are grown largely in districts of Muzaffarpur, Bihar. Honeybees are attracted to lychee flowers, so most people here do beekeeping and collect honey। अब ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि लीची ट्रीज कहाँ पे मेजरली ग्रो होते हैं? मुजफ्फरपुर, बिहार। एंड हनीबीज अट्रैक्ट होते हैं लीची फ्लावर से। हनीबीज किससे अट्रैक्ट होते हैं? लीची फ्लावर से। तो यहाँ के लोग ज्यादातर क्या करते हैं? बी कीपिंग करते हैं और हनी को कलेक्ट करते हैं। तो मुजफ्फरपुर बिहार के लोगों का मेजर प्रोफेशन क्या है? बी कीपिंग। एंड यहाँ पे मेजरली क्या ग्रो करते हैं? लीची के ट्रीज। हनीबीज अट्रैक्ट होते हैं लीची फ्लावर से, इसलिए यहाँ के लोगों का मेजर प्रोफेशन है बी कीपिंग। अब हम लीची ट्रीज एंड हनीबीज के बारे में कुछ इंपॉर्टेंट चीजें पढ़ लेते हैं। हनीबीज लेज देयर एग्स फ्रॉम अक्टूबर टू दिसंबर। हनीबीज अपने एग्स ले करते हैं अक्टूबर से दिसंबर के बीच में। द लीची ट्रीज कम टू फ्लावर इन फेब्रवरी। लीची ट्रीज के फ्लावर कब आते हैं? फेब्रवरी में। एवरी बी हाइव हैज वन क्वीन बी दैट ले एग्स। मोस्ट ऑफ बीज इन हाइव आर वर्कर बीज। हर बी हाइव में सिर्फ एक ही क्वीन बी होती है जो कि एग्स ले करती है, और ज्यादातर बीज क्या होते हैं? वर्कर बीज।
When one bee finds flowers with nectar, it does a special kind of dance. और जब किसी बी को ऐसा फूल मिल जाता है जिसमें नेक्टर हो, नेक्टर क्या होता है, स्वीट लिक्विड, तो तब वो एक स्पेशल काइंड का डांस करते हैं. द मेल बीज हैव नो स्पेशल रोल एज वर्कर. जो मेल बीज है उनका वर्कर की तरह कोई स्पेशल रोल नहीं है. आंट वैप्स एंड टर्माइट्स ऑल्सो लिव लाइक दिस. आंट वैप्स और टर्माइट्स भी इसी तरह बीज की तरह ही रहते हैं. नेक्स्ट हम देखते हैं कुछ और इम्पोर्टेंट पॉइंट्स एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से. The route from Goa to Kerala has a total of 2000 bridges and 92 tunnel. गोवा से केरला के बीच में कितने ब्रिज है, 2000, एंड टनल्स कितने, 92. इन गोवा पीपल वियर व्हाइट और क्रीम कलर धोती एंड साड़ी. गोवा इज फुल ऑफ कोकोनट ट्रीज. गोवा में मेजरली कोकोनट ट्रीज ग्रो करते हैं एंड वहाँ के लोगों की ड्रेस क्या है, व्हाइट या क्रीम कलर की धोती एंड साड़ी. In Kerala, ferry and other kind of boat are used to travel from one place to another. फेरी क्या होते हैं, फेरी इज अ काइंड ऑफ बोट ओनली. तो केरला में लोग फेरी और भी टाइप्स की बोट यूज करते हैं ट्रैवल करने के लिए एक जगह से दूसरी जगह. जैसा कि मैंने पहले बताया कि केरला में वाटर बहुत ज्यादा है, इसलिए लोग बोट का यूज करते हैं. Law of child marriage strictly fix the minimum age for marriage of girls at 18 and for boys at 21 years. जो लॉ ऑफ चाइल्ड मैरिज है वो फिक्स कर देते हैं मैरिज की एज. गर्ल्स की 18 ईयर्स है एंड बॉयज की 21 ईयर्स. नेक्स्ट हम देखते हैं कर्णम मल्लेश्वरी के बारे में. कर्णम मल्लेश्वरी इज अ वेट लिफ्टर एंड हैज won 29 मेडल इन इंटरनेशनल इवेंट्स. शी लिव्स इन आंध्र प्रदेश. जो कर्णम मल्लेश्वरी है वो वेट लिफ्टर है और उसने 29 मेडल्स जीते हुए इंटरनेशनल इवेंट्स में. कहाँ पे रहती है ये, आंध्र प्रदेश में. इसको अच्छे से याद करने लेना कि कर्णम मल्लेश्वरी कौन है. वो वेट लिफ्टर है इंटरनेशनल फेम की एंड वो कहाँ पे रहती है, आंध्र प्रदेश. Madhubani is a very old form of folk art. It got its name from district in Bihar called Madhubani, where walls are painted with such pictures. मधुबनी एक बहुत पुरानी फॉर्म है folk art की और इसका नाम मधुबनी क्यों पड़ा, एक डिस्ट्रिक्ट से पड़ा है जिसका नाम है मधुबनी. बिहार में ये डिस्ट्रिक्ट है जहाँ पे वॉल्स को इसी टाइप की पिक्चर्स के साथ पेंट किया जाता है. These paintings are made out of paste of powdered rice in which colors from flowers and trees like turmeric are mixed. ये जो पेंटिंग है ये पेस्ट से बनती है पाउडर्ड राइस के, जिसमें कलर्स मिलाए जाते हैं और कलर्स भी नेचुरल कलर्स होते हैं जो कि ट्री से मिलते हैं, जैसे हल्दी से या फिर फ्लावर से. अलग अलग फूलों को क्रश करके उनसे जो कलर मिलते हैं उनको मिक्स किया जाता है पाउडर्ड राइस के साथ और उसी पेंटिंग से मधुबनी पेंटिंग हम यूज करते हैं. तो ये अच्छे से क्लियर है. मधुबनी जो है वो कहाँ पे फेमस है, बिहार में. देन कन्नौज डिस्ट्रिक्ट के बारे में देखते हैं. द कन्नौज डिस्ट्रिक्ट इन उत्तर प्रदेश इज फेमस फॉर इत्र. इत्र के लिए कौन सी जगह फेमस है, कन्नौज डिस्ट्रिक्ट इन उत्तर प्रदेश. इन द मंथ ऑफ जुलाई फील्ड इज प्रिपेयर टू सो द अनियन क्रॉप. अनियन की क्रॉप कब बोई जाती है, जुलाई मंथ में. Weeds are unwanted that grow in field without being planted and they take up all the water and fertilizers. Weeds जो होते हैं वो unwanted होते हैं, जो अपने आप उग जाते हैं फील्ड में एंड वो सारा वाटर एंड फर्टिलाइजर्स ले लेते हैं. नेक्स्ट हम देखते हैं इससे रिलेटेड क्वेश्चन. विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज अ वेट लिफ्टर ऑफ इंटरनेशनल फेम. वी नो वेरी वेल इट्स कर्णम मल्लेश्वरी which is very well known for weightlifting and she is from Andhra Pradesh as we have already studied. Next, most of the families in Pochambali town, Andhra Pradesh are weavers. That is why special cloth that they weave is called Pochambali. बहुत सारी जो फैमिलीज है पोचाम्पली टाउन में आंध्र प्रदेश में वो वीवर्स है. जैसा कि हमने अभी पीछे देखा था कि बिहार में ज्यादातर लोगों का मेजर प्रोफेशन क्या है, बी कीपिंग. ऐसे ही यहाँ पे आंध्र प्रदेश में पोचाम्पली टाउन में लोगों का मेजर प्रोफेशन क्या है, वीवर्स होना. एंड जो स्पेशल क्लोथ जो ये वीव करते हैं इसीलिए उस क्लोथ को क्या कहते हैं, पोचाम्पली. First woman to lead a parade, Commander Wahida Prisma. Wahida Prisma is the first woman to lead a parade. In a parade, 4 platoons march behind the leader. परेड में 4 प्लेटून्स लीडर के पीछे मार्च करते हैं. प्लेटून्स क्या होते हैं, सोल्जर के ग्रुप. तो 4 ग्रुप्स होते हैं जो लीडर के पीछे होते हैं. एंड 36 कमांड्स आर गिवन ड्यूरिंग द एंटायर परेड. पूरी परेड में कितनी कमांड्स दी जाती है, 36. प्रिज्मा इज अ स्पेशल काइंड ऑफ ग्लास विच रिफ्लेक्ट 7 कलर्स. प्रिज्मा एक स्पेशल काइंड का ग्लास है जो कि 7 कलर्स को रिफ्लेक्ट करता है. नेक्स्ट हम देखते हैं फ्लावर्स जो कि खाए जाते हैं एंड उनकी स्टेट भी देखते हैं कि स्टेट में वो फ्लावर्स ग्रो करते हैं. काचनार फ्लावर्स उत्तर प्रदेश,
बनाना फ्लावर्स केरला, सहजान फ्लावर्स महाराष्ट्र। ये तीनों फ्लावर्स ईट किए जाते हैं एंड ये कांचनार फ्लावर उत्तर प्रदेश में ग्रो करते हैं, बनाना फ्लावर केरला में एंड सहजान फ्लावर्स महाराष्ट्र में। नेक्स्ट हम देखते हैं बर्ड्स एंड एनिमल्स के बारे में इंपॉर्टेंट फैक्ट। Robin makes its nest of grass with soft twigs, roots, wool, hair and cotton wool, whereas nest of crow is made of all kind of things, even pieces of wire and wood. जो रॉबिन है वो अपना जो नेस्ट है वो बहुत ही सॉफ्ट चीजों से बनाती है एंड जो क्रो है वो अपना नेस्ट किसी भी चीज से बना लेते हैं, चाहे वो कितनी हार्ड क्यों ना हो, चाहे वायर हो, वुड हो, हर हार्ड चीज से भी बना लेता है क्रो अपना नेस्ट। पर जो रॉबिन है वो सिर्फ सॉफ्ट चीजों को ही यूज करके अपना नेस्ट बनाती है। Robin eats small insect and its mouth is red from inside. Robin small insect को खाती है and उसका mouth अंदर से red होता है। Quail does not make its own nest and it lays its eggs in crow's nest which build its nest high up on the tree. अब इसी एक लाइन से रिलेटेड दो क्वेश्चन बन के आते हैं एग्जाम में। पहला, कौन सी ऐसी बर्ड है जो अपना खुद का नेस्ट नहीं बनाती, या फिर दूसरी तरह से क्वेश्चन आता है कि कौन सी ऐसी बर्ड है जो कि दूसरे के एग्स को अपने ही नेस्ट में ले करने देती है। तो पहले वाले का आंसर हो गया कोयल एंड दूसरे वाले का आंसर हो गया क्रो, जो कि अपने नेस्ट में कोयल के एग्स को ले करने देता है। और जो क्रो है उसका नेस्ट कहाँ पे होता है? हाई अप ऑन अ ट्री, ट्री की ऊंचाई पे क्रो अपना नेस्ट बनाता है। डव मेक्स इट्स नेस्ट अमंग थॉर्न्स ऑफ कैक्टस प्लांट, और जो डव है वो अपना नेस्ट कहाँ पे बनाती है? कैक्टस प्लांट के कांटों के बीच में। तो हमने देखा कि रॉबिन अपना नेस्ट सॉफ्ट चीजों से बनाती है, क्रो और डव अपना नेस्ट हार्ड चीजों से बनाते हैं एंड जो कोयल है वो अपना नेस्ट बनाती ही नहीं है और क्रो के नेस्ट में अपना एग्स को ले करती है। नेक्स्ट हम देखते हैं 2014 में से रिलेटेड किस टाइप से क्वेश्चन आया था। A bird makes its nest high up on a tree. This bird could be. हमने अभी अभी पढ़ा है कि जो बर्ड अपना नेस्ट बहुत हाइट पे बनाती है ट्री की, वो है क्रो। क्रो अपना नेस्ट हाई अप ऑन अ ट्री बनाता है, तो इसका आंसर ऑप्शन नंबर 3 क्रो। नेक्स्ट हम देखते हैं बर्ड्स के बारे में। Tailor bird uses its sharp beak to stitch together two leaves and it lays its eggs in fold of leaf that it has made. जो टेलर बर्ड होते हैं, नाम से पता लग रहा है कि टेलर बर्ड है, तो ये अपनी शार्प बीक को यूज करती है दो लीव्स को स्टिच करने के लिए, सिलने के लिए, और अपने एग ये कहाँ पे ले करते हैं? इन द फोल्ड ऑफ द लीफ, जो इसने बनाई होती है। ओके, अब वीवर बर्ड के बारे में पढ़ते हैं। मेल वीवर बर्ड मेक ब्यूटीफुली वोवन नेस्ट। द फीमेल लुक्स एट ऑल द नेस्ट एंड चूजेस द वन शी लाइक्स द बेस्ट टू ले एग्स। जो मेल वीवर बर्ड है वो बनाता है सुंदर सुंदर नेस्ट, और जो फीमेल वीवर बर्ड है वो सेलेक्ट करते हैं कि उसको कौन से नेस्ट में अपने एग्स को ले करना है। Cows have short front teeth and on sides the teeth are large for chewing the grass. जो गाय होती है उसके आगे के फ्रंट के टीथ बहुत शॉर्ट होते हैं और साइड के टीथ बहुत लार्ज होते हैं ग्रास को च्यू करने के लिए। इसी के अपोजिट कैट के जो फ्रंट टीथ है वो बहुत ही ज्यादा शार्प होते हैं। कैट्स हैव शार्प फ्रंट टीथ फॉर टीयरिंग एंड कटिंग मीट। जो कैट है उसके जो टीथ होते हैं फ्रंट के वो बहुत ज्यादा शार्प होते हैं, क्योंकि वो नॉन वेजिटेरियन होती है, वो मीट खाती है, इसीलिए उसके आगे के जो टीथ होते हैं बहुत ही ज्यादा शार्प होते हैं। वेयर अ स्नेक ऑल्सो हैव शार्प कर्व टीथ बट दे डू नॉट च्यू देयर प्रे एंड स्वैलो देयर फूड। जो स्नेक है उसके भी कर्व्ड टीथ होते हैं, बहुत शार्प होते हैं, लेकिन वो अपना जो प्रे है, अपना जो खाना है वो च्यू नहीं करते बल्कि स्वैलो करते अपना खाना। स्क्विरल फ्रंट टीथ कीप ग्रोइंग थ्रू आउट द लाइफ। किसके टीथ आगे के पूरी जिंदगी ग्रो करते रहते हैं? इसका आंसर है स्क्विरल। स्क्विरल्स फ्रंट टीथ कीप ग्रोइंग थ्रू आउट द लाइफ। नेक्स्ट हम देखते हैं इफ वन इज सफरिंग फ्रॉम डायरिया ही शुड ड्रिंक अ लॉट ऑफ वाटर। डायरिया का मतलब होता है पानी की कमी हो जाना बॉडी में, तो अगर किसी को डायरिया हो तो उसको बहुत ज्यादा पानी पीना चाहिए। डेजर्ट ओक, अभी एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है जिससे रिलेटेड बार बार एग्जाम में क्वेश्चन आता है। डेजर्ट ओक इज अ ट्री फाउंड इन ऑस्ट्रेलिया। पहला फैक्ट कि ये कहाँ पे ट्री होते हैं? ऑस्ट्रेलिया में। इट ग्रो ऑलमोस्ट एज टॉल एज अ वॉल्स ऑफ अ रूम। जो डेजर्ट ओक है वो कितना ग्रो करता है, कितना टॉल? एज वॉल्स ऑफ अ रूम, एक कमरे की दीवारों के जितना, कमरे की वॉल्स के जितना ग्रो करता है। इट हैज वेरी फ्यू लीव्स, उसकी लीव्स बहुत ही कम होती है। इट्स रूट्स गो डीप इन ग्राउंड टिल दे रीच वाटर। और जो इसकी रूट्स होती है, जो जड़ें होती है, वो ग्राउंड में तब तक डीपली जाती रहती है जब तक वो पानी तक ना पहुंच जाए। धरती के नीचे के पानी तक जब तक उसकी जड़ें ना पहुंच जाए तब तक उसकी रूट्स नीचे जाती रहती है। दिस वाटर स्टोर्ड इन ट्री ट्रंक, और ये पानी फिर स्टोर कहाँ पे करते हैं? अपनी ट्री की ट्रंक में।
लोकल पीपल यूज टू पुट अ थिन पाइप इनटू ट्रंक ऑफ ट्री टू ड्रिंक दिस वाटर। और जो वहाँ के लोकल लोग होते हैं वो एक पतली पाइप का यूज करते हैं उसके ट्रंक में से पानी निकालने के लिए। ओके, तो डेजर्ट ओक ऑस्ट्रेलिया में फाउंड होता है। उसकी जो ग्रोथ होती है वो एज वॉल्स ऑफ रूम के जितनी टॉल होती है, लीव्स बहुत कम होती है एंड उसकी रूट्स बहुत डीप जाते हैं ग्राउंड में जब तक वो वाटर तक ना पहुंच जाए। और उसका वाटर स्टोर कहाँ पे होता है? ट्रंक में, जिसे लोग यूज करते हैं पीने के लिए। Bihu is celebrated in Assam on 14 and 15 of January. On this day, rice crop is harvested. बिहू सेलिब्रेट कहाँ पे होता है? असम में। कब होता है? 14 एंड 15 जनवरी को सेलिब्रेट। क्यों होता है? क्योंकि इस दिन राइस क्रॉप को हार्वेस्ट किया जाता है। बोरा इज अ कॉमन वेराइटी ऑफ राइस यूज्ड इन असम। असम की कॉमन वेराइटी ऑफ राइस का क्या नाम है? बोरा। अब हम देखते हैं इससे रिलेटेड क्वेश्चन जो 2014 में आया था। Select the correct statement about desert oak. It is tree found in Australia. बिल्कुल सही, हमने अभी अभी पढ़ा ही, ऑस्ट्रेलिया में मिलते हैं ट्री। This is special kind of tree which has its roots growing from its branches. उसकी ब्रांचेस से तो उसकी रूट्स ग्रो नहीं कर रही होती, तो ये ऑप्शन बिल्कुल गलत है। The roots of this tree grow deep into the ground till they reach water. बिल्कुल सही, यही है, उसकी रूट्स जब तक जाती रहती है ग्राउंड में जब तक वो पानी तक ना पहुंच जाए। D. This tree stores water in its trunk. Local people use a thin pipe to drink this water. इसकी जो ट्री होता है इसकी सारा पानी कहाँ पे स्टोर होता है? इसकी ट्रंक में, और लोकल पीपल पतली पाइप का यूज करते हैं इसके पानी को पीने के लिए। तो ए ऑप्शन बिल्कुल सही है, सी भी सही है एंड डी भी सही है। तो इसका आंसर क्या है? ए, सी एंड डी। ऑप्शन नंबर सेकंड, ए, सी एंड डी। क्लियर है सबको? नेक्स्ट हम देखते हैं अबू धाबी के बारे में। The countries around Abu Dhabi are located in desert area. अबू धाबी के आसपास की जितनी भी कंट्री है वो कहाँ पे लोकेटेड है? डेजर्ट एरिया में। There is a lot of oil here. यहाँ पे बहुत ज्यादा ऑयल होता है अंडर द सैंडी सॉइल, सो पेट्रोल इज इजीली अवेलेबल। इसीलिए यहाँ पे पेट्रोल बहुत इजीली अवेलेबल है। Only one tree that is date palms grow here. यहाँ पे सिर्फ एक ही ट्री ग्रो होता है, वो है डेट पाम्स। मनी इज कॉल्ड दीरहम हेयर विद राइटिंग्स इन दर लोकल लैंग्वेज अरेबिक। तो इधर इनकी लोकल लैंग्वेज का भी पता लगा जो कि अरेबिक, और इनके मनी को क्या कहते हैं? दीरहम। अब हम देखते हैं क्लास 5 के एनसीईआरटी के इंपॉर्टेंट नोट्स। सबसे पहले एनिमल्स एंड बर्ड्स के बारे में। As ants move, they leave a smell on ground which other ants follow to find way. Similarly, dogs and silkworms find each other by smell. जो ants है जब वो चलती है तो एक स्मेल लीव करती है जिसको दूसरी ants फॉलो करती है, और डॉग और सिल्कवॉर्म भी इसी तरह एक दूसरे को उनकी स्मेल से आइडेंटिफाई करते हैं। Birds like kite and eagle can see 4 times as far as we can see. जितना दूर हम देख सकते हैं उनसे 4 गुना ज्यादा दूर तक कौन देख सकती है? बर्ड्स, काइट एंड ईगल। ये देख सकते हैं फ्रॉम अ डिस्टेंस ऑफ 8 मीटर। 8 मीटर की दूरी से ये चीजों को देख सकती है। स्नेक्स डू नॉट हैव एक्सटर्नल ईयर्स, दे ओनली फील द वाइब्रेशन। स्नेक के कोई एक्सटर्नल ईयर्स नहीं होते, सिर्फ वाइब्रेशंस को फील करते हैं। अगर पूछा जाए कि कौन सा एनिमल सिर्फ वाइब्रेशंस को फील करता है तो वो है स्नेक। लिजार्ड गो इन लॉन्ग डीप स्लीप इन कोल्ड सीजन। कौन सा एनिमल पूरी कोल्ड सीजन में सोता रहता है? लिजार्ड। Sloth spend 17 hours in a day sleeping and it eats the leaves of tree on which it lives. It lives for 40 years. ये बहुत इंपॉर्टेंट है, स्लॉथ के बारे में अच्छे से याद कर लेना। एक दिन में 17 घंटे सोता है स्लॉथ, और वो जिस ट्री पे रहता है उसी ट्री की लीव्स भी खाता है, और उसकी लाइफ कितनी होती है? 40 ईयर्स। कितनी लाइफ होती है? 40 ईयर्स। Animals that are awake in daytime can see some colors. Those animals that are awake at night can see things only in black and white color. जो एनिमल्स रात को जागते हैं वो चीजें सिर्फ कौन से कलर में देख पाते हैं? ब्लैक एंड व्हाइट। जो एनिमल रात को जागते हैं वो कौन सा कलर देख सकते हैं? ब्लैक एंड व्हाइट। नेक्स्ट हम देखते हैं इससे रिलेटेड क्वेश्चन जो 2014 में आया था। There are animals that awake at night. Those animals can see things only in violet and blue, green and yellow, black and white, red and orange. We know very well its answer is option number 3, black and white color. नेक्स्ट हम देखते हैं टाइगर के बारे में। बहुत इंपॉर्टेंट है, अच्छे से समझना टाइगर के बारे में। A tiger can see 6 times better than humans. टाइगर जो है वो इंसानों से 6 गुना बेटर देख सकता है। हियरिंग इज शार्प, उसकी जो सुनने की एबिलिटी है वो बहुत ज्यादा अच्छी होती है। Its whistlers can sense movements और vibrations in air. इतनी अच्छी होती है उसके सुनने की पावर कि उसको हवा में कोई वाइब्रेशन हो रही होगी ना तो वो भी पता लग जाएगा टाइगर को।
इट्स रोर कैन बी हर्ड अप टू 3 किलोमीटर्स अवे, और जो उसकी रोर है, जो उसकी दहाड़ है, वो 3 किलोमीटर दूरी तक सुनाई दे सकती है। एंड इट इज द मोस्ट अलर्ट एनिमल। अगर पूछा जाए आपसे कि सबसे ज्यादा अलर्ट एनिमल कौन सा होता है, तो इसका आंसर है टाइगर। टाइगर इज द मोस्ट अलर्ट एनिमल, जिसकी हियरिंग इतनी शार्प होती है कि उसे वाइब्रेशन तक सुनाई देती है, एंड उसकी जो विजन है वो भी बहुत अच्छी होती है, इंसानों से 6 गुना ज्यादा होती है। अब हम देखते हैं फरवरी 2016 में इससे रिलेटेड कैसे क्वेश्चन बन के आया था। Which one of the following has the sense of hearing so sharp that it can make out the difference between the rustling of leaves and sound of animal moving on grass? तो इसका आंसर है टाइगर, जिसकी सेंस ऑफ हियरिंग इतनी शार्प होती है कि वो इजीली आइडेंटिफाई कर सकता है लीव्स के हिलने का डिफरेंस और एक एनिमल के मूव करने का डिफरेंस। अब हम देखते हैं कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट। जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क इज इन उत्तराखंड, घना इज इन भारतपुर डिस्ट्रिक्ट राजस्थान, Most rice grows in Kalahandi district in Orissa. George Mistral invented Velcro to stick together many things, clothes, shoes, bag, etc. जॉर्ज मिस्ट्रल ने इन्वेंट किया था वेलक्रो, और वेलक्रो क्या करता है, स्टिक करता है, चिपकाता है सारी चीजों को, चाहे वो क्लोथ हो, शू हो, बैग हो, हर चीज को आपस में स्टिक करता है। हैवी थिंग्स पानी में फ्लोट करती है, एंड लाइट चीजें सिंक कर जाती है। एग्जाम्पल वुडन बोट फ्लोट एंड नीडल सिंक। सार मीन्स लेक। Al-Biruni was a traveler who came from Uzbekistan. He wrote that here people are skilled at making ponds. तो अल-बिरूनी एक ट्रैवलर था जो उज्बेकिस्तान से बिलोंग करता है, और उसके जो रीजन है उज्बेकिस्तान, उधर लोग किसमें स्किल्ड होते हैं, पॉन्ड्स को बनाने में। स्टेप वेल क्या होता है, पीपल गो डाउन स्टेप्स एंड रीच वाटर, दैट्स वाई दे आर कॉल्ड स्टेप वेल्स। उनका नाम स्टेप वेल्स क्यों पड़ा, क्योंकि लोग स्टेप्स की तरह नीचे जाते हैं और पानी लेते हैं, इसलिए उनका नाम स्टेप वेल्स है। इन उत्तराखंड देयर वॉज अ ट्रेडिशन दैट न्यू ब्राइड वर्शिप टैप इन हर होम। जो न्यू ब्राइड है वो वर्शिप करती है टैप को। बुक हाउ वी हैव फाउंड द अर्थ इज राउंड बाय आइजैक एसिमोव लॉन्गमैन talks about how people in different cultures have been thinking about concept of earth over centuries. तो अच्छे से याद कर लेना, बुक का नाम क्या है, हाउ वी फाइंड द अर्थ इज राउंड, और इस बुक को लिखा किसने, आइजैक एसिमोव, जिसका नाम लॉन्गमैन भी है। और उसने किसके बारे में लिखे कि अलग अलग कल्चर के लोग क्या सोचते थे कि अर्थ के कॉन्सेप्ट के बारे में, ओवर द सेंचुरीज लोगों की अर्थ के बारे में क्या थिंकिंग थी, उसके बारे में उसने अपनी बुक में लिखा है। नेक्स्ट, भुज अर्थक्वेक गुजरात में आया था ऑन 26 जनवरी 2001। कब आया था भुज अर्थक्वेक गुजरात में, 26 जनवरी 2001 में। फेमाइन मीन्स डाइंग ऑफ हंगर। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ड्राफ्टेड कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया। इंडिया का कॉन्स्टिट्यूशन किसने ड्राफ्ट किया, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर। स्टेथोस्कोप इज यूज टू मेजर हार्ट बीट। हार्ट बीट यूज करने के लिए स्टेथोस्कोप यूज किया जाता है। गुजरात इज फेमस फॉर ग्रेन एंड वेजिटेबल्स। गुजरात किसके लिए फेमस है, ग्रेन एंड वेजिटेबल्स। ऊंधियो इज ईटन इन गुजरात। गुजरात में क्या मेजरली खाया जाता है, ऊंधियो। इट इज कॉल्ड ऊंधियो बिकॉज पॉट इज प्लेस्ड अपसाइड डाउन टू कुक इट। क्योंकि पॉट को अपसाइड डाउन रखा जाता है इसको कुक करने के लिए, इसीलिए इसका नाम पड़ा है ऊंधियो, क्योंकि ऊंधियो का मतलब होता है अपसाइड डाउन। नेक्स्ट हम देखते हैं गर्ल स्टार के बारे में ऑलरेडी पढ़ चुके हैं। अफसाना मंसूरी इज अ स्टार ऑफ यंग टीम। शी बिकम स्ट्रॉन्ग वॉल ऑफ NBA नागपरा बास्केटबॉल एसोसिएशन ऑफ मुंबई। तो बास्केटबॉल से रिलेटेड अगर किसी का नाम पूछा जाए तो उसको में किसका नाम आएगा, अफसाना मंसूरी। शी इज अ स्टार ऑफ यंग टीम। रूट्स ऑफ कॉटन गो डीप इन ग्राउंड। ड्राइड लीव्स एक्ट एज फर्टिलाइजर। फर्टिलाइजर की तरह एक्ट करती है ड्राइड लीव्स। अर्थवॉर्म्स आर द बेस्ट फ्रेंड ऑफ सॉइल। याद रखना, सॉइल के सबसे अच्छे फ्रेंड कौन होते हैं, अर्थवॉर्म। थ्रेशिंग मीन्स यूजिंग मशीन टू क्रश द सीड्स। थ्रेशिंग का क्या मतलब होता है, मशीन को यूज करना सीड्स को क्रश करने के लिए। Gregor Mendel discovered that pea plant has some traits which come in pairs. He was born in Austria. तो ग्रीडोर मेंडल ने डिस्कवर किया था कि जो पी प्लांट होते हैं उसमें कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स होते हैं जो कि पेयर्स में आते हैं, और ये कहाँ पे पैदा हुए थे, ऑस्ट्रिया में। इन झारखंड जंगल बचाओ आंदोलन टुक प्लेस। जंगल बचाओ आंदोलन कहाँ पे होता है, झारखंड। इन कुदुक लैंग्वेज तोरंग मीन्स जंगल। स्पेशल डांस फॉर्म ऑफ मिजोरम चीरो डांस। मिजोरम का स्पेशल डांस कौन सा है, चीरो डांस। बैम्बूज आर बीटन ऑन ग्राउंड। इस डांस में क्या होता है, बैम्बूज को ग्राउंड पे बीट किया जाता है। अबाउट 3/4 पीपल इन मिजोरम आर लिंक टू फॉरेस्ट। 3/4 लोग जो है मिजोरम में उनकी लाइफ किससे लिंक है, फॉरेस्ट से।
चीरो इज द डांस फॉर्म ऑफ पीपल ऑफ। अभी 2019 में ही क्वेश्चन आया था कि चीरो कहाँ की फेमस डांस फॉर्म है? मिजोरम। ऑप्शन नंबर सेकंड मिजोरम। फेस्टिवल सेलिब्रेटेड ऑन फुल मून डे। अब हम उन फेस्टिवल के बारे में पढ़ेंगे जो कि फुल मून डे पे सेलिब्रेट होते हैं। होली, रक्षाबंधन, गुरु पूर्णिमा, गुरु नानक जयंती, बुद्ध पूर्णिमा। ये सारे फेस्टिवल्स कब सेलिब्रेट होते हैं? फुल मून डे पे। होली, रक्षाबंधन, गुरु पूर्णिमा, गुरु नानक जयंती एंड बुद्ध पूर्णिमा। अब हम देखते हैं 1 टिन ऑफ लैंड का मतलब। लैंड ऑन विच वी ग्रो 1 टिन ऑफ सीड्स इज कॉल्ड 1 टिन ऑफ लैंड। जिस लैंड पे हम 1 टिन सीड्स के ही ग्रो कर सकते हैं उसको कहते हैं 1 टिन ऑफ लैंड। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है, इसको याद रखना। 1 टिन ऑफ लैंड क्या होते हैं? जिसपे हम 1 टिन ऑफ सीड्स ग्रो करते हैं उसको 1 टिन ऑफ लैंड कहते हैं। और फुल मून डे पे कौन से फेस्टिवल सेलिब्रेट होते हैं? होली, रक्षाबंधन, गुरु नानक जयंती, गुरु पूर्णिमा, बुद्ध पूर्णिमा। नेक्स्ट हम देखते हैं इससे रिलेटेड क्वेश्चन जो एग्जाम में आता है, जुलाई 2019 में आया था। सेलेक्ट फ्रॉम द फॉलोइंग इज अ सेट ऑफ फेस्टिवल सेलिब्रेटेड ऑन द फुल मून डे। फर्स्ट ऑप्शन दिवाली, गुरु नानक बर्थडे, रक्षाबंधन। सेकंड होली, महाशिवरात्रि, बुद्ध जयंती। थर्ड होली, रक्षाबंधन, गुरु नानक बर्थडे। फोर्थ दिवाली, महाशिवरात्रि, गुरु नानक बर्थडे। तो इसका आंसर हमें अच्छे से पता है, हमारा आंसर ऑप्शन नंबर थर्ड, होली, रक्षाबंधन, गुरु नानक बर्थडे। तीनों फेस्टिवल कब आते हैं? फुल मून डे पे। नेक्स्ट हम देखते हैं, इन वन ऑफ द फॉरेस्ट ऑफ आवर कंट्री द विलेज काउंसिल पंचायत अलॉट्स द लैंड टू फॉरेस्ट पीपल आदिवासी फॉर फार्मिंग इन अ स्पेशल यूनिट कॉल्ड टिन। व्हाट इज टिन? अब यही पे यही क्वेश्चन आया हुआ है कि टिन क्या होता है। अ लैंड विद डायमेंशन 100 मीटर, अ लैंड ऑन विच फार्मर ग्रो 1 टिन ऑफ सीड, अ लैंड फ्रॉम विच अ फार्मर प्रोड्यूसेस 1 टिन ऑफ सीड्स, a land of sea, a unit of land specially designed for the farmer of the forest। अब यहाँ पे सेकंड और थर्ड ऑप्शन आपको काफी रिलेटेड लगेगी। सेकंड ऑप्शन में जिसमें फार्मर ग्रो करता है 1 टिन ऑफ सीड, थर्ड ऑप्शन में लैंड फ्रॉम विच ए फार्मर प्रोड्यूसेस 1 टिन ऑफ सीड्स। तो प्रोड्यूस की बात नहीं कही गई है, ग्रो की बात की गई है। जिस लैंड पे फार्मर ग्रो करता है 1 टिन ऑफ सीड्स उसको कहते हैं 1 टिन ऑफ लैंड। तो इसका आंसर ऑप्शन नंबर सेकंड। इसमें कंफ्यूज मत होना। 1 टिन ऑफ लैंड होता है अ लैंड ऑन विच अ फार्मर ग्रो 1 टिन ऑफ सीड्स। नेक्स्ट हम देखते हैं राइट टू फॉरेस्ट एक्ट। People who have been living in forest for about 25 years have right over forest land and what is grown over it। अब ये एक्ट राइट्स देती है लोगों को कि जो लोग 25 साल से ज्यादा एक फॉरेस्ट में रह रहे हैं उनका पूरा राइट हो जाता है उस फॉरेस्ट पे और उस फॉरेस्ट की ग्रो करी हुई सारी चीजों पे उनका अधिकार है। ये है राइट टू फॉरेस्ट एक्ट 2007। अब हम पढ़ते हैं झूम फार्मिंग के बारे में। आफ्टर कटिंग 1 क्रॉप land is left as it is for some years, nothing is grown there. Weeds or bamboo which grow on land are not pulled out, they are cut and burnt. The ash makes the land fertile. It's practiced in Mizoram and main crop here is rice। जो झूम फार्मिंग है वो कहाँ पे प्रैक्टिस होती है? मिजोरम में। और झूम फार्मिंग में होता क्या है कि जब एक क्रॉप ग्रो हो जाती है लैंड को एज इट इज छोड़ देता है कुछ सालों के लिए, वहां पे कुछ भी नहीं उगाते। और जो चीजें अपने आप ग्रो हो जाती है जैसे वीड हो गई या बैम्बू हो गए उनको भी हम बाहर पुल नहीं करते, खींचते नहीं, बल्कि जला देते हैं। इससे क्या होता है जो उनकी एशेज होती है जलने के कारण उससे लैंड फर्टाइल हो जाती है। और ये कहाँ पे प्रैक्टिस होती है? ये मिजोरम में। और यहाँ की मिजोरम की मेन क्रॉप क्या है? राइस। अब हम पढ़ते हैं स्नेक्स के बारे में। टाइप्स ऑफ पॉइजनस स्नेक्स। कौन कौन से टाइप्स होते हैं पॉइजनस स्नेक्स के? कोबरा, कॉमन क्रेट, र्यूसेल वाइपर, सॉ स्केल्ड वाइपर। कलबेलिया डांस इज डांस सिमिलर टू स्नेक। स्नेक के सिमिलर कौन सा डांस होता है? कलबेलिया डांस। बीन, तुम्बा, खंजीरी आर मेड फ्रॉम ड्राइड गॉड लौकी। लौकी से क्या क्या बनता है? बीन, तुम्बा, खंजीरी। पीपल हु कैच स्नेक्स आर कॉल्ड कलबेलियास। कलबेलियास क्या होते हैं? वो लोग जो स्नेक्स को कैच करते हैं। पिचर प्लांट, इट इज ऑल्सो कॉल्ड नेपंथीज। नेपंथीज भी कहते हैं, एक्चुअली इसका नाम नेपंथीज है। इसका नाम पिचर प्लांट क्यों पड़ा? क्योंकि इसकी शेप पिचर की तरह होती है। पिचर क्या होते हैं? पॉट, मटकी। तो इसकी जो प्लांट होते हैं क्योंकि इसकी शेप एक मटकी की तरह होती है इसलिए इसका नाम पड़ा पिचर प्लांट। इट इज अ प्लांट विच ट्रैप एंड ईट फ्रॉग, इंसेक्ट एंड इवन माइस। ये एक ऐसा प्लांट है जो ट्रैप कर लेता है और खा लेता है। किसको? फ्रॉग को भी खा सकता है, इंसेक्ट को भी खा सकता है एंड इवन माइस को भी खा लेता है ये। इट इज फाउंड इन ऑस्ट्रेलिया, इंडोनेशिया एंड मेघालय इन इंडिया। ये कहाँ कहाँ पे मिलता है? ऑस्ट्रेलिया में, इंडोनेशिया में एंड मेघालय इन इंडिया।
Australia, Indonesia and Meghalaya in India. The plant has a special smell that attract insect. इस प्लांट की स्पेशल स्मेल होती है जो कि इंसेक्ट को अपने में अट्रैक्ट करती है, और जैसे ही इंसेक्ट फिर इसके अट्रैक्ट होकर इसके पास आते हैं ये उन इंसेक्ट को खा लेते हैं। तो ये पिचर प्लांट के बारे में सारे इंपॉर्टेंट फैक्ट है। ये ट्रैप करती है और ईट करती है फ्रॉग, इंसेक्ट और माइस को। ऑस्ट्रेलिया, इंडोनेशिया और मेघालय में ग्रो करते हैं प्लांट। इसकी स्पेशल स्मेल होती है एंड इसकी पिचर की तरह शेप होती है, मतलब मटकी की तरह शेप होती है। अब हम इससे रिलेटेड क्वेश्चन देखते हैं जो एग्जाम में आए हुए। कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट अबाउट नेपंथिस, अ प्लांट विच हंट। दिस प्लांट इज फाउंड इन ऑस्ट्रेलिया, इंडोनेशिया एंड मेघालय इन इंडिया। ये प्लांट फाइंड होता है ऑस्ट्रेलिया, इंडोनेशिया, मेघालय इन इंडिया। बिल्कुल सही है, वाली स्टेटमेंट सही है। इट हैज पिचर लाइक शेप एंड द माउथ इज कवर्ड बाय लीफ। इसकी शेप भी पिचर की तरह होती है। बिल्कुल सही ऑप्शन, बिल्कुल सही। इसकी शेप पिचर की तरह होती है और इसका जो ऊपर का माउथ है वो तो ऑब्वियसली लीफ से ही कवर होगा किसी भी प्लांट का। सी, इट कैन ट्रैप एंड ईट ओनली स्मॉल इंसेक्ट। अब यहाँ पे बहुत ध्यान से क्वेश्चंस को, उसके ऑप्शंस को समझने और पढ़ने की जरूरत होती है। इट कैन ट्रैप एंड ईट ओनली स्मॉल इंसेक्ट। क्या ये सिर्फ स्मॉल इंसेक्ट को ही ट्रैप कर सकता है? नहीं, ये फ्रॉग को भी ट्रैप करता है, माइस को भी ट्रैप करता है। तो ये ऑप्शन बिल्कुल गलत हो जाते हैं क्योंकि यहाँ पे वर्ड ही लिखे ओनली, सिर्फ स्मॉल इंसेक्ट नहीं। अगर इधर ओनली ना लिखा होता तो ये ऑप्शन हमारी सही होती, पर इधर क्योंकि ओनली लिखे इसलिए ऑप्शन गलत है। D. It emit a pleasant sound to attract small insect which get trapped and cannot get out. अब ये प्लेजेंट इसकी साउंड नहीं होती, इसकी प्लेजेंट स्मेल होती है जो कि अट्रैक्ट करती है स्मॉल इंसेक्ट को जो ट्रैप हो जाते हैं और बाहर नहीं आ पाते। तो इधर साउंड लिखा हुआ है, ध्यान से समझने की जरूरत होती है क्वेश्चन को। साउंड लिखा हुआ है जबकि इसकी प्लेजेंट स्मेल होती है, तो ये ऑप्शन भी गलत है। तो इसका करेक्ट आंसर क्या है? ए एंड बी। तो इसकी आंसर है ऑप्शन फर्स्ट, ए एंड बी ओनली। ऑप्शन फर्स्ट, ए एंड बी। अब हम पढ़ते हैं डेड सी के बारे में। इट इज द साल्टिएस्ट सी विच हैज 300 ग्राम सॉल्ट इन 1 लीटर ऑफ वाटर। इसके 1 लीटर पानी में 300 ग्राम नमक होता है एंड ये सॉल्टिएस्ट सी है। दांडी मार्च, महात्मा गांधी ने वॉक किया था अहमदाबाद से दांडी सीशोर इन गुजरात में। आप सबको पता होगा दांडी मार्च के तो बारे में बहुत अच्छे से कि गांधी जी ने अपना खुद का नमक बनाया था क्योंकि उस टाइम ब्रिटिशर्स ने हमारे सॉल्ट पे टैक्स लगा दिया था, इसलिए गांधी जी ने अपना खुद का नमक बनाया था। पैदल चले थे अहमदाबाद से लेकर दांडी सीशोर तक गुजरात में। तो दांडी सीशोर कहाँ पे है? गुजरात में। इससे रिलेटेड क्वेश्चन देखते हैं। इन विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेट ऑफ इंडिया इज दांडी सीशोर लोकेटेड वेयर महात्मा गांधी डिड हिज फेमस मार्च बिफोर इंडिपेंडेंस। दांडी सीशोर कहाँ पे है? आंध्र प्रदेश, कर्नाटक, महाराष्ट्र, गुजरात। इसका आंसर ऑप्शन 4 गुजरात। मलेरिया, मलेरिया स्प्रेड थ्रू फीमेल मॉस्किटो एनोफिल्स। मलेरिया किससे स्प्रेड होते हैं? फीमेल मॉस्किटो एनोफिल्स। Dried and powdered bark of cinchona tree was used to make medicine for malaria. मलेरिया स्प्रेड कौन करता है? फीमेल मॉस्किटो एनोफिल्स। और इसकी दवाई कैसे मिलती है? ड्राइड एंड पाउडर्ड bark of cinchona tree को यूज किया जाता है इसकी दवाई बनाने के लिए। अब हम पढ़ते हैं एनीमिया के बारे में। एनीमिया क्या होता है? डेफिशिएंसी ऑफ हीमोग्लोबिन और आयरन इन द ब्लड। ब्लड में हीमोग्लोबिन या आयरन की कमी हो जाना। नॉर्मल रेंज क्या होता है हीमोग्लोबिन का? 12 to 16 ग्राम। 12 to 16 होता है नॉर्मल रेंज ऑफ हीमोग्लोबिन। अब हम पढ़ते हैं मॉस्किटोज के बारे में। लार्वा, दे कम आउट ऑफ एग्स विच मॉस्किटो लेज इन वाटर। दे आर बेबी मॉस्किटोज, दे लुक लाइक ग्रे थिंग स्विमिंग। ये एक्चुअली बेबी मॉस्किटोज होते हैं जो कि ग्रे थिंग की तरह लग रहे होते हैं स्विम करते हुए। ये एग में से निकलते हैं जो मॉस्किटो पानी में ले करते हैं। एल्गे, अ काइंड ऑफ प्लांट ग्रीन इन कलर वेयर मॉस्किटो ग्रो एंड स्प्रेड इन रेनी सीजन। मॉस्किटोज एल्गे पे ग्रो करते हैं, स्प्रेड करते हैं। ये ग्रीन कलर में होते हैं, काइंड ऑफ प्लांट होते हैं। Ronald Ross find out that mosquitoes spread malaria and not the bad air, for which he called the Nobel Prize for Medicine. जो रोनाल्ड रॉस था उसने फाइंड आउट किया कि मॉस्किटो स्प्रेड करते हैं मलेरिया। पहले लोगों को लगता था कि बैड एयर के कारण मलेरिया स्प्रेड होता है, बट रोनाल्ड रॉस ने फाइंड आउट किया कि मॉस्किटो से मलेरिया स्प्रेड होता है और उसके लिए उसको नोबेल प्राइज मिला मेडिसिन में। पेट्रोल, पेट्रोल के बारे में इंपॉर्टेंट चीजें पढ़ते हैं। पेट्रोल इज अ स्मेली थिक डार्क कलर्ड लिक्विड to clean and separate things mixed in petrol it is sent to refinery. पेट्रोल को साफ करने के लिए इसको कहाँ पे भेजा जाता है? रिफाइनरी में। We get these from petrol. पेट्रोल से क्या क्या मिलता है? केरोसिन, डीजल, पेट्रोल इंजन, ऑयल, फ्यूल फॉर एयरक्राफ्ट, एलपीजी, वैक्स,
कोलटार, ग्रीस। तो पेट्रोल से क्या क्या मिलते हैं? केरोसिन मिलते हैं, डीजल मिलते हैं, इंजन ऑयल, फ्यूल फॉर एयरक्राफ्ट, एलपीजी, वैक्स, कोलटार एंड ग्रीस। ये पेट्रोल यहाँ पे गलती से लिखा गया शायद, तो यही सब चीजें मिलती है, लेकिन केरोसिन, डीजल, इंजन ऑयल, फ्यूल फॉर एयरक्राफ्ट, एलपीजी, वैक्स, कोलटार एंड ग्रीस। पेट्रोल इज यूज टू मेक प्लास्टिक एंड पेंट्स। पेट्रोल किसके लिए यूज किया जाता है? प्लास्टिक एंड पेंट्स को बनाने के लिए। इससे रिलेटेड क्वेश्चन देखते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ऑब्टेन्ड फ्रॉम पेट्रोलियम। पेट्रोलियम से इनमें से कौन सी चीज नहीं मिलती? डीजल, डीजल ऑब्टेन होता है, वैक्स, वैक्स भी ऑब्टेन होता है, ग्रीस, ग्रीस भी ऑब्टेन होता है। अब यहाँ पे देखिए कोल, हमने पढ़ा था कोल टार ऑब्टेन होता है, नॉट कोल। कोल टार एंड कोल में डिफरेंस होता है, ये कंफ्यूज करने के लिए इन्होंने कोल दिया हुआ है। तो इसका करेक्ट ऑप्शन है ऑप्शन नंबर 4, कोल। रीजन फॉर ड्राइंग अप अ वाटर इन वेल्स। अब वेल्स में से पानी क्यों ड्राई हो गया? वाटर इज बीइंग पम्प्ड फ्रॉम अंडरग्राउंड विद द हेल्प ऑफ इलेक्ट्रिक मोटर्स। इलेक्ट्रिक मोटर्स की मदद से पानी को बहुत ज्यादा पंप किया गया अंडरग्राउंड, जिसके कारण वेल्स में से पानी सूख गया। लेक्स इन विच रेन वाटर यूज टू कलेक्ट आर नो लॉन्गर देयर। जिन लेक में पहले रेन वाटर कलेक्ट होता था वो लेक्स भी नहीं रहे। सॉइल अराउंड द ट्री एंड पार्क इज नाउ कवर्ड विद सीमेंट। और जो ट्रीज एंड पार्क्स के आसपास की सॉइल थी वो किससे कवर हो गई है? सीमेंट से। किससे कवर हो गई? सीमेंट से। तो पहला रीजन क्या है कि वाटर को अंडरग्राउंड पंप किया गया इलेक्ट्रिक मोटर्स की मदद से। सेकंड, लेक्स जो है जिसमें रेन वाटर कलेक्ट होता था वो है ही नहीं वहां पे। थर्ड है सॉइल जो है ट्रीज और पार्क्स के आसपास की वो सीमेंट से कवर हो गई है। अब इससे रिलेटेड 2016 की फरवरी में कैसे क्वेश्चन आया था देखते हैं। रेनूज ग्रैंड मदर शोज हर ड्राइड वेल एंड टेल्स हर दैट 15-20 years ago there was water in well but now it has completely dried. What could be the reason for drying up of water in well? क्या रीजन हो सकता है वेल में पानी सूखने का? The soil around trees, wells and nearby area is now covered with cement. जो आसपास का एरिया सीमेंट से कवर हो गया है। A lot of boring pumps have come in nearby area. Nobody uses well as there are taps in everybody house now. तो इसकी करेक्ट ऑप्शन है A and B, ऑप्शन नंबर 4, A and B. स्पेस एंड माउंट एवरेस्ट के बारे में देखते हैं। इन स्पेस पीपल कांट वॉक और सिट एट वन प्लेस, दे कीप ऑन फ्लोटिंग अराउंड। स्पेस में लोग एक जगह पे बैठ नहीं सकते, फ्लोट करते रहते। सुनीता विलियम्स स्पेंट मोर देन 6 months इन स्पेस। इन 1969 नील आर्मस्ट्रॉन्ग वॉज द फर्स्ट मैन टू वॉक ऑन मून। फर्स्ट मैन कौन है जिन्होंने मून पे वॉक किया? नील आर्मस्ट्रॉन्ग। Bachendri Pal was first Indian woman and 5th woman in world to reach Mount Everest. बचेंद्री पाल कौन है? फर्स्ट इंडियन वुमेन एंड 5th इंडियन वुमेन इन द वर्ल्ड जिसने माउंट एवरेस्ट को क्लाइंब किया। She climbed mountain of 4,000 meter with her friends. When she was 12, she lives in उत्तराखंड। उत्तराखंड में रहने वाली है ये। और इन्होंने 4,000 मीटर की तो माउंटेन तभी क्लाइंब कर ली थी जब ये सिर्फ 12 साल की थी। चंगपा, इट इज अ ट्राइब ऑन माउंटेन्स। ये माउंटेन्स पे रहने वाला एक ट्राइब है। इन द लैंग्वेज ऑफ चंगपा, चंगथांग मीन्स अ प्लेस वेयर वेरी फ्यू पीपल लिव। इट्स माउंटेन 5,000 मीटर अबव। तो चंगपा की जो लैंग्वेज है उसमें चंगथांग का मतलब एक ऐसी जगह होती है जहाँ पे बहुत कम लोग रहते हैं। तो यहाँ पे बहुत ही कम लोग रहते हैं, ट्राइबल लोग रहते हैं। ये एक्चुअली एक माउंटेन है जो कि 5,000 मीटर ऊपर है, ऊपर की ऊंचाई पे है 5,000 मीटर, इसीलिए यहाँ पे बहुत कम लोग रहते हैं। Tribe Changpa live in tent called Ribo and they keep sheep and goats near Ribo which is called Likha. अब जो चंगपा ट्राइब होते हैं ये एक टेंट में रहते हैं जिस टेंट को कहते हैं रीबो, और ये अपनी शीप्स और अपने गोट्स रीबो के पास रखते हैं, अपने यानी कि अपने टेंट के पास रखते हैं जिसको कहते हैं लीखा। क्या कहते हैं? लीखा। पाशिमा शॉल as domestic sweaters are collected from goats found in Changtang region of Ladakh and is economic mainstay of Changpa. यहाँ के लोगों का मेजर प्रोफेशन क्या है? पाशिमा शॉल इनको मिलती है। जो ये गोट्स एंड शीप पालते हैं उनसे पाशिमा शॉल मिलती है जो कि इतनी ज़्यादा गर्म है, जितने 6 स्वेटर गर्म होते हैं उनसे ज़्यादा पाशिमा शॉल वार्म होती है, और ये सिर्फ यहीं पे ही पाई जाती है यहाँ के गोट्स और शीप से। तो यहाँ के लोगों का, लद्दाख के लोगों का मेन प्रोफेशन यही है। अब हम श्रीनगर के बारे में पढ़ते हैं। सम हाउसेज आर ऑन माउंटेन्स एंड सम आर ऑन वाटर। कुछ हाउसेज माउंटेन्स पे एंड कुछ हाउसेज पानी में। Some old houses of Srinagar have special type of window which comes out of wall. This is called that. It is a beautiful wood pattern. एक बहुत beautiful wood pattern है।
Beautiful carvings on wood can be seen on ceiling of houseboat and big houses. This design is called khatamband, which is pattern that looks like jigsaw puzzle. तो ये डिजाइन का नाम याद रखना, खतमबांध, जिसका पैटर्न जिग्जॉ पजल की तरह होता है और ये श्रीनगर में पाया जाता है. बोट्स इन श्रीनगर दाल लेक एंड झेलम रिवर विच लुक्स लाइक अ हाउस इज कॉल्ड डोंगा. जो कि घर की तरह ही बोट दिखते हैं उनको क्या कहते हैं? डोंगा. क्या कहते हैं? डोंगा. अब हम अलग अलग जगहों के हाउसेस के बारे में पढ़ते हैं. मुंबई एंड दिल्ली हाउसेज ऑफ सीमेंट, ब्रिक्स, ग्लास एंड स्टील, ये तो पता ही होगा आपको. मनाली में वुडन हाउसेज होते हैं, स्लोपिंग रूफ एंड स्नो कवर्ड. लद्दाख में स्टोन हाउसेज होते हैं जो कि लाइम एंड मड से कवर होते हैं, उनकी लेयर्स के साथ कवर्ड होते हैं, लाइम एंड मड. इट इज ड्राई, हाई एंड फ्लैट कोल्ड डेजर्ट विद लिटिल रेनफॉल. लद्दाख जो है कोल्ड डेजर्ट है, यहाँ पे बारिश बहुत कम होती है. अब ये इंडिया का फिजिकल मैप है, इसको अच्छे से पढ़ के समझ के जाना. इसमें से कोई भी एक दो क्वेश्चन ज़रूर आते हैं एग्जाम में, आने की चांसेस तो रहती है इससे रिलेटेड क्वेश्चन, कि कोई भी नेबरिंग स्टेट्स पूछ लेंगे आपसे कि गुजरात की नेबरिंग स्टेट क्या है, महाराष्ट्र की नेबरिंग स्टेट क्या है. तो ये मैप अच्छे से आपको पता होना चाहिए. जैसे देखो 2016 के फरवरी में आया था द नेबरिंग स्टेट ऑफ तमिलनाडु. तो अगर आपको मैप पता होगा तो आपको नेबरिंग स्टेट्स अच्छे से पता होगी, तो इसको पढ़ के जाना. ये डायरेक्शन है, ये भी आपको अच्छे से पता होनी चाहिए कि नॉर्थ साउथ ईस्ट वेस्ट, नॉर्थ वेस्ट साउथ ईस्ट, ये सब अच्छे से समझ के जाना, क्योंकि डायरेक्शन से भी रिलेटेड एक क्वेश्चन आने के पूरे चांसेस रहते हैं एग्जाम में. मैं उम्मीद करती हूँ कि आपको ये वीडियो से अच्छे से ईवीएस की सारी सिलेबस सब कुछ अच्छे से समझ आ गया होगा. अगर आपको वीडियो अच्छे लगे तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा, क्योंकि बहुत मेहनत से मैंने आपके लिए वीडियो बनाई है. एंड मेरे इस पूरी वीडियो को देखने के लिए थैंक यू. Hope you like this video.